नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया सर। आप बताइए। बस बहुत बढ़िया है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। अंकित जी स्टार्ट करें अगर आपका आदेश है। जी। भाई साहब। लाइव लाइव वेलकम स्ट्रीम हो गया डेलीगेट्स। सर। वेलकम डेलीगेट्स। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के 281 वेबिनार में। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है अपने प्लीज अपने माइक्रोफोन सब लोग म्यूट कर दीजिए। आप लोगों के माइक्रोफोन ऑन है, कृपया माइक्रोफोन सब लोग ने म्यूट करना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं गायत्री मंत्र से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ गायत्री मंत्र का आप उद्बोधन अपना प्रारंभ करें, उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। आज के मेरे सरस्वती पुत्र श्री अंकित गर्ग जी अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे। अंकित जी, जी सर। माइक आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सर। आ जाइए जैन साहब। जैसा कि लास्ट मीटिंग में हमारी बात चल रही थी आईटीआरस को लेकर। आईटीआर के फॉर्म अवेलेबल नहीं हुए थे तो डेट एक्सटेंड के लिए मैंने सभी से रिक्वेस्ट की थी। तो हालांकि कुछ लोगों ने लेटर भेजे भी, लेकिन उससे पहले 15 सितंबर की डेट कर दी गई है आईटीआरस के लिए। फॉर्म अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है, सिर्फ 1 और 4। लेकिन वो भी सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी का जेएसएन फाइल ले रहे हैं। अभी जैसे हम ऑनलाइन फीड करते थे JSTIA 1 और JSTIA 4, उस तरीके से पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। कुछ दिनों में, 8-10 दिन में ये अपडेट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम अपनी आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर के लिए जो हमारा एआईएस है, एआईएस लगभग अपडेट हो चुका है। हालांकि टीडीएस की रिटर्न की लास्ट डेट 31 मई थी। तो अभी जिनका टीडीएस लेट अपडेट हुआ होगा तो वो अब से 4 या 5 दिन बाद अपडेट हो जाएगा। तो जो 26 एएस है, जब हम अपनी आईटीआर फाइल करें तो 26 एएस के साथ साथ एआईएस चेक करना ना भूलें। एआईएस में दोनों ऑप्शन आते हैं। जो हमारा जीएसटी की टर्नओवर है वो भी आता है 26 एएस के अकॉर्डिंग। जो हमारी डिटेल है, जो हमारी पेमेंट है, वो भी शो होती है। तो जो वहाँ पे हमारी डिटेल आती है वो 3B से उठ के आती है। तो इससे पहले हम अपनी आईटीआर फाइल करें तो जिसकी भी हमें आईटीआर फाइल करनी है बिजनेस से रिलेटेड, तो उनका हम JSTIA 1 और 3B का डाटा मैच कर लें। ताकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं कि कोई करेक्शन थी, आपने उसका 3B में कोई टैक्स आपका लास्ट ईयर का था वो आपने इस साल में जमा किया है, तो वो वही फिगर उठा लेता है, आपकी एक्चुअल फिगर नहीं समझ पाता। तो उस चीज़ों को आपको चेक करने के लिए अभी से अपना डाटा चेक करना होगा कि आपका JSTIA 1 और 3B का डाटा इसी ईयर से रिलेटेड है या उसमें कोई डाटा अमेंडमेंट लास्ट ईयर का तो नहीं है, 22-23 का, 23-24 का, सॉरी। तो आईटीआर फाइल करने से पहले हमें अपनी ये सारी कंप्लेंट्स पूरी कर लेनी चाहिए, जिससे कोई डाउट ना रहे या कोई मिसमैच ना आए। आईटीआर से संबंधित ये बात थी। बाकी जीएसटी में, क्योंकि जून मंथ अब कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो JSTIA 4 की हमारी लास्ट डेट 30 जून है। तो अगर हमारी कोई भी JSTIA 4 रह रही है तो उसकी भी हमें अपनी JSTIA 4 फाइल करनी है 30 जून तक। JSTIA 4 में मेरे पास एक दो क्वेरी आई थी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। JSTIA 4 में क्या हो रहा है, इस बार डाटा ऑटोमेटिक फीड होके आ रहा है, जहाँ पे जो हमारी परचेज है वो ऑटोमेटिक फीड होके आ रही है। लेकिन क्या हमें उसी परचेज को मान के अपनी JSTIA 4 फाइल कर देनी चाहिए या हमें अपना पूरा डाटा? तो उसमें मेरा कहना यही रहेगा कि हमारी जो भी परचेज है उसे पार्टी वाइज चेक करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस डाटा को मैच करना चाहिए। तभी अपनी JSTIA 4 का अगर डाटा हमारा कोई करेक्शन है, कोई इसमें अमाउंट मिसमैच है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग सही करके डाटा, अपना सही डाटा ही फीड करना चाहिए, जिसके हमारे पास इनवॉइस हो। अगर कोई बहुत से ऐसा है किसी ने कोई बिल गलती से चढ़ा दिया, वो आपके पोर्टल पे आ रहा है,
तो हमें उसको डिलीट करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अपनी GST फाइल करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो आपका डाटा है, जो आपसे रिलेटेड है, सिर्फ उसी डाटा को आप एक्सेप्ट करें, उसी डाटा को आप फीड करें। और जो वहाँ पे डाटा आ रहा है उससे अपने डाटा को मैच करके तभी GST फाइल करें। इसके बाद SPL की बात थी। अब अगर हमारा कोई भी अभी SPL फाइल होने से रह रहा है जिसका हमने 31 मार्च तक पेमेंट कर दिया था, तो उसका अभी हम 30 जून तक SPL फाइल कर सकते हैं। बहुत से केसेस ऐसे थे जो अपील में पेंडिंग थे, जो आपकी अपनी लाइबिलिटी थी वो आपने पे कर दी थी 31 मार्च तक, लेकिन जो अमाउंट आपको अपील से लगता था कि इतना अपील से छूट जाएगा, तो वो आपने अपील से छुटा के अपना उसको ऑर्डर करा लेना है और उसके बाद अपनी SPL फाइल करनी है, तभी आपको उसका पेनल्टी और इंटरेस्ट का रिबेट मिलेगा। अगर आपने SPL फाइल नहीं की है तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेव नहीं मिलेगा। दो तीन क्वेरी आई हैं जहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने DRC फाइल किया हुआ है और DRC फाइल करने के बाद कर SPL फाइल कर दिया, जबकि 3A नहीं किया। तो सिर्फ DRC, दो तीन केस ऐसे हुए जहाँ पे पता लगा है कि अगर आपने सिर्फ DRC फाइल किया हुआ है, 3A नहीं किया, तो वहाँ पे आपका SPL एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो अपने ऐसे केसेस को ध्यान करना सर। जी राकेश सर, आपकी कोई क्वेरी है सर? सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर जैसे जो ऑटो पॉपुलेटेड परचेज जो शो हो रहा है वो सब में नहीं हो रहा, किसी किसी में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है सर मेरे पास परचेज। तो काफी रिटर्न आई है, मेरा सभी में डाटा शो हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इस चीज को रखा है। अगर नहीं हो रहा है मैं तो भी। आपको फीड करना ही है सर डाटा, अगर नहीं हो रहा है तो। जी, थैंक यू सर। किसी और सदस्य की कोई क्वेरी हो तो प्लीज। अंकित सर, जी सर जी। 3B रिटर्न में 4 नंबर पॉइंट में 3 कॉलम है, A, B और C। जी जो C में भरा जा रहा है वो क्या जी ITC में जो भरा हुआ है उसको क्या ITC में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट, क्यों? सर, दरअसल में क्या होता है, सी रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है, उसका आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने जो ए रिटर्न देखा ना मेरा पीछे का, उसमें एक जी सर। गलती थी। तो सर फोर के क्या होता है सर, हाँ हाँ, जो बोलिए। आपका ए पार्ट होता है हम्म। उसमें 1 2 3 4 5 वहां तक आपके ITC क्लेम के ऑप्शन है, आपने हम्म। कितना ITC क्लेम किया है। उसके हम्म। बाद बी पार्ट आता है, बी पार्ट में 2 कॉलम होते हैं, 1 और 2, जहाँ पे आपको अपना ITC रिवर्स करना है। एक आपका अदर्स में रिवर्स रहता है, एक आपका 42 43 के अकॉर्डिंग रिवर्स रहता है। हाँ, फिर उसके ठीक है। बाद सी का ऑप्शन आता है, जिसमें क्या होता है, आपको रिपोर्टिंग करना होता है कि जो आपने A के 5 में अपनी फिगर डाली है उसमें से इतनी ITC मेरी वो ITC थी जो आपने लास्ट टाइम पे रिवर्स की थी, हम्म। और आपको फ्यूचर में उसे क्लेम करना था। तो वो आपको हम्म। रिपोर्टिंग करनी है, उसका आपका ITC से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ना तो वो उससे आपकी ITC ऐड होगी ना रिजेक्ट होगी। वो सिर्फ आपकी एक अच्छा। रिपोर्टिंग पर्पज है कि आपने इतनी ITC इस मंथ में वो क्लेम की है जो आपके लास्ट हम्म। मंथ में आपने अदर्स में रिवर्स की थी। अच्छा, तो ये काम तो किया नहीं, तो फिर रिवर्स चार्ज में नोटिस क्यों आ गया सर RCM रिवर्स में? चार्ज, RCM अलग चीज है, RCM का तो कॉलम ही नहीं है। वही आरसीएम तो का 11 लाख कॉलम तो रुपए में। आरसीएम का कॉलम तो जो ए है, ए में 3 वाला है। जो आप हम्म। आरसीएम की ITC क्लेम करते हो वो टेबल 4 के ए हम्म। पार्ट में थर्ड हम्म। नंबर पे करते हो। हम्म। बाकी उसके अलावा तो आरसीएम का कोई कॉलम ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट भी RCM पे नोटिस क्यों निकाल दिया मेरे पर? सर वो तो देखो, नोटिस देख के पता लगेगा आपका नोटिस क्या था, किस तरीके से उसमें। नहीं, वो तो मैं तो जाके सल्टा के आ गया कल। ऑफिसर समझ गया नहीं था कि वो, हेड गलत हो गया था, एक्सेप्ट हाँ, कर लिया। बस वही बस चीज है सर। काम हो गया। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जी। सर पेट्रोल पंप की स्थिति में GST और 1 में अपने को पेट्रोल डीजल का एडजस्टेंट क्वांटिटी और डबल डिटेल डालना है क्या? सर दरअसल में क्या है कि देखो, हमें अपनी रिपोर्टिंग तो करनी है, नॉन GST का कॉलम है तो वहाँ पे अपना डाटा फीड भी करते हैं।
तो नॉन जीएसटी में अभी क्या हुआ है, 17-18 के कुछ केसेस देखे गए जहाँ पर एक दो अधिकारी ने क्या किया कि आपने अपनी इतनी सेल परचेज डाली हुई है और आपने ये मेंशन नहीं किया किस चीज़ की है, तो हम इसे टैक्सेबल मान लेते हैं। हालांकि वो कोर्ट से या किसी चीज़ से आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन एक ये अधिकारी ने तो लगा दिया ना। तो अगर हम एचएसएन फीड कर देते हैं तो बेटर रहता है, उससे अधिकारी को भी ये रहता है कि हाँ ये इस चीज़ की सेल थी जिसको इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया। मेरे हिसाब से करना चाहिए सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ सर, ये क्वेरी थी कि आईएमएस जो एक्सेप्ट करना है हमें इनवायस, जी और उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे टू बी में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है जी सर। जी थ्री बी में। जी तो वहाँ हम थ्री बी तो भर देते हैं, उसको अगर न एक्सेप्ट करें तो कोई उससे दिक्कत? सर, बहुत सारे केसेस में देखा गया है जहाँ पर आप आईएमएस जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम्म। टू बी जनरेट नहीं होती है। तो उन केसेस में तो आपको एक कंपलसरी हो जाता है, लेकिन आपका आईटीसी लेने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब आपके पास माल आ गया है तभी आप उसकी आईटीसी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसके लिए पहले आईटीसी रिवर्स का ऑप्शन यूज करते थे हम, और उसके बाद जब हमारे पास माल आ जाता था उसके बाद उस आईटीसी को रिक्लेम करते थे। तो आईएमएस उस चीज के ऑप्शन भी है कि आपको बार बार उसे रिवर्स ना करना पड़े, बार रिक्लेम ना करना पड़े। उसमें पेंडिंग का ऑप्शन है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है। कुछ ऐसे बिल्स होते थे जो आपसे रिलेटेड नहीं होते थे, बाद में पार्टी क्या करती थी उसमें क्रेडिट नोट जनरेट करके आपकी आईटीसी कम करती थी। तो ऐसे केसेस में अगर आप खुद ही उसे रिजेक्ट कर देंगे तो वहां पे भी आप एक नोटिस से बच सकते हैं सर। तो इसलिए आईएमएस एक कोई गलत चीज नहीं है। अगर आपका डाटा सही आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाटा मैच हो रहा है आपकी आईटीसी से, तो आप उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है सर। और न एक्सेप्ट करें तो कोई विभागीय रूप से हम तो कंट्रावेंशन अफेक्ट नहीं कर रहे नहीं हैं ना सर? नहीं सर, वो एक्सेप्ट माना जाएगा, जो भी फिर उसमें आईएमएस में डाटा आ रहा है वो वो तो आपसे डीम्ड रिलेटेड ही मानना जाएगा और आपका एक्सपेक्ट माना डीम्ड जाएगा ना। एक्सेप्ट। जी जी सर। ठीक है, लेकिन थैंक यू। लेकिन अंकित जी, 500 इनवाइसेज यहाँ ज्यादा हैं, वहां जी तो सर। आईएमएस फेल है ये। हाँ कहाँ सर, पाँच वहाँ पे दिक्कत है सर इसके साथ। लेकिन वहाँ उसमें क्या है सर, जो डाटा आता है, आप अगर उससे डाटा से अपना पार्टी वाइज डाटा चेक कर लें हाँ कि नहीं, वो आपने तो किस है, किस लेकिन पार्टी से। मतलब जी। भाई जो बड़ी आपकी पार्टीज हैं जिनकी 5,000 इनवाइस, 1,500 इनवाइसेज जी हैं, जी उनके सर। जी उनके लिए तो वहाँ आईएमएस पे से कोई रोल ही नहीं रहा। बहुत दिक्कत आती है सर वहाँ पे तो। वहाँ पे तो क्या है अच्छा सर, अंकित जी, दिक्कत एक ये भी क्वेश्चन आती है मेरा ना भी कि जो था। आपकी आईटीसी आ रही है आप उसका अमाउंट मिसमैच कर रहे हो। तो आप उसमें अगर ये ढूंढने भी लग जाओ कौन सा बिल है हम्म जिसकी वजह से मेरी आईटीसी मिसमैच है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सर। जी कहाँ तक ढूंढा? आती 1,500, 1,600, सत्रह जी सौ सर। इनवाइस है, बड़ी दिक्कत तलब काम है। अच्छा अंकित जी, एक बात जी तो बताओ मेरे को, ये जो जी सर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला मैटर है, जी तो इसमें सेक्शन 54(3) में जो कुछ आइटम्स के लिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो एक्सेस आईटीसी जी एक्यूमुलेट हो गया। जी अब सर। सपोज को जो मेरी वो आइटम है जिनमें रिफंड हम क्लेम नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, जी तो जो आईटीसी, क्या मुझे सपोज को 18% की आइटम है जो मैं परचेज कर रहा हूँ, पैकिंग मटेरियल है जी या कोई और है, और जी मेरा आइटम है 5% का, तो जी क्या मेरे को 13% उसी महीने में रिवर्स करना चाहिए, या पहले ड्यू टैक्स में एडजस्ट कर लूं बाकी रिवर्स करूं, क्या होना चाहिए इसमें? सर, एक्यूमुलेटेड में तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उसमें नहीं नहीं, रिवर्स क्यों करेंगे? मेरा रिफंडेबल नहीं है, जी मेरा तो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, से जी टेक्सटाइल है। जी। ठीक है ना, टेक्सटाइल में रिफंड अलाउेबल नहीं है। हेलो। है थोड़ा जी। देर जुगाड़ कर रहा हूँ। हेलो। बोथरा जी, बोथरा जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, टेक्सटाइल जी। में ये बार है रिफंड के लिए। जुगाड़ अच्छा जी। करके भेज रहा है। तो अब केमिकल आते हैं, पैकिंग मटेरियल आते हैं, वो 18% के। जी
तो अभी तक दिमाग में नहीं थी ये, जहाँ मतलब थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर नहीं था। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा कि भाई क्या हमें 13% रिवर्स करना चाहिए और बाकी ही एडजस्ट करना चाहिए, या जो एक्सिस है उसे हम मेरा टैक्स ड्यू एडजस्ट करने के बाद जो एक्सिस है उसे रिवर्स करें। 54 सर पढ़ने से तो लगता है कि भाई केवल आप जो है रिफंड। रिफंड रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन आपका हाँ आईटीसी डिनाई तो कहीं पे नहीं है सर। हाँ, वही वही मैं कह रहा सेक्शन 54(3)(2) में कहीं डिनाइल कहीं नहीं है कि आप केवल 5% तक ही लेंगे, वो कहीं नहीं है जी इसमें। जी 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 जी। तो इस मेरी तरह का सोच डिनाइल ये है कोई कि नहीं जो सर। मेरा एक्सिस बचा उसे ही मेरा जी रिवर्सल होना चाहिए। जी सर, रिवर्सल के लिए उसमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं पढ़ा मैंने कि आपका हाँ रिवर्स भाई, होना चाहिए। नहीं, हाँ सॉरी, रिवर्सल की भी नहीं है। लेकिन उसमें रिवर्सल मैं इसलिए सोचता हूँ कि अल्टीमेटली बैलेंस शीट में आइटम अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। भाई क्लेमेबल बाकी में बैलेंस शीट में आज की डेट में मेरी कई पार्टी 20-20 लाख रुपए खड़ी है। जी, कहाँ तक ढोया जाएगा उसे? कोई नहीं, भी संजय सर इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे। संजय सर आ गए हमारे साथ। अच्छा। संजय सर नमस्कार। अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट हो रहे हैं आप। जी नमस्कार सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, मैं थोड़ा गलत कह गया क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि रिवर्सल करूं या ना करूं, ये था मेरा क्वेश्चन। कोई नहीं सर, अभी हाँ। संजय सर से। संजय सर नमस्कार। मानस केसरी जी थोड़ा माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। मानस केसरी जी, मानस केसरी जी थोड़ा माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। आदरणीय मानस केसरी जी, मानस मानस केसरी जी, आप अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए प्लीज। मानस केसरी जी, सर आप होस्ट हो, आप कर आपकी दीजिए। आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। मैं कहाँ होस्ट होगा? होस्ट तो बंद कर देता आप हूँ। होस्ट हो सर आप। नहीं, आप अच्छा कर लिया सर, उन्होंने कर लिया। अरे मैंने क्या? अच्छा, संजय सर आवाज नहीं आ पा रही आपकी। पीएम चोपड़ा सर थे अभी, एक मिनट पहले दिख रहा था मैं। चोपड़ा सर, आप अगर हो तो थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए। चोपड़ा सर, तो उससे भी जवाब मिल जाएगा प्रॉपर जो आदरणीय महेश्वरी जी चाह रहे हैं। अंकित सर, पीएम जी सर। चोपड़ा सर, थोड़ा अपना वीडियो ऑन करेंगे? एक सर मिनट के को लिए सर, सर थोड़ा उनकी बात का थोड़ा जवाब दे सकूं मेरे हिसाब से। नहीं सर, 2 मिनट हो जाइए फिर। एक थोड़ा मिनट सा प्लीज सर। संजय पीएम सर चोपड़ा, जब तक नहीं खुले जवाब दे देता हूं उनको। 2 मिनट सर बस। संजय सर रिकनेक्ट कर रहे हैं क्या?
ये चोपड़ा सर भी दिख रहे थे एक्चुअली मेरे को। कहाँ गया मेरा ये? आईफोन का जो व्हाइट बोर्ड है थोड़ा बंद कर लीजिए। आईफोन के पास नवनीत है सर। नाम, आईफोन लिखा हुआ है इस पे। नवनीत सर का है शायद ये। नहीं नहीं, कुछ लिख रहे हो तो अच्छी बात है। अंकित जी, मेरा तो नाम से है, आईफोन जिससे नहीं है। अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, इशू क्या चल रहा है ये? सर इशू ये चल रहा है सर के क्लाइंट है, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। जी। तो उनका 5% की सेल का टैक्स रेट है, और जी। परचेज जो है उनकी कुछ आइटम्स पे 18% है। तो रिफंड के लिए कहाँ मना है इन्वर्टेड ड्यूटी में? नहीं सर, सर कह रहे हैं टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल। नहीं है ना नोटिफिकेशन के हिसाब से। नहीं, एक नोटिस। नोटिफिकेशन आया हुआ है टेक्सटाइल के संबंध में, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी। रिफंड अलाउड। नहीं, नोटिफिकेशन क्या ही इसे आईटीएसी को इन्वर्टेड ड्यूटी से बाहर निकाल रहा है? हाँ, जैसे ईडेबल ऑयल को 18 जुलाई 22 से बाहर कर दिया। जी। टेक्सटाइल उससे पहले से शुरू से अलाउेबल नहीं है, उसमें एंटाइटल नहीं है रिफंड के लिए। नहीं सर, तब भी अब रिवर्स नहीं करनी है आपको। हाँ, मेरा वो ये कि हम नहीं। जो आईटीसी हमारा भले एक्यूमुलेट हो रहा है, उसे एक्यूमुलेट होने दें। हाँ। और जो हमारा ड्यू टैक्स है, वो सब उसमें से एडजस्ट करते रहें। एडजस्ट करते रहें। अदर देन तो आरसीएम सब एडजस्ट करते रहें। जी। क्योंकि अदर देन आरसीएम सब एडजस्ट हो जाएगा उसमें से। हाँ, वो नहीं, वो तो चूंकि क्रेडिट लेजर में आरटीएम तो उसमें से हो ही नहीं सकता हाँ। एडजस्ट। जी। तो यही था मेरे को कंफ्यूजन, हालांकि मैं अभी तक इसी उस पे चल रहा था। लेकिन अभी अचानक दिमाग में वैसे आई भी, क्यों हम इसे क्यों अपनी बैलेंस शीट में बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों ना रिवर्स कर दिया जाए इसे। क्योंकि पिछले जब से जीएसटी लगा, इस चक्कर में ना कभी कैश में तो हमने जमा किया ही नहीं सिवाय आरसीएम के, क्योंकि सर, बनता ही नहीं, आईटीसी इतना हो ये जाता अब। किस नोटिफिकेशन से बैन किया है इन्होंने? नंबर बता सकते हैं मेरे को अफसर? हाँ, ये अभी मैं 5 मिनट में आपको बताऊँ, निकालता हूँ मैं, है मेरे पास वो। आप अभी प्लीज 5 मिनट बताओ में सर। बताता हूँ आपको मैं। प्लीज बताओ सर। जी। अंकित जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी अब आ रही है आ सर। गई आ गई आ पहले गई। कनेक्ट नहीं हो रही थी कहीं। नमस्कार शैलेश जी। हाँ वही लग रहा नमस्कार सर। संजय सर नमस्कार। नमस्कार बुथरा जी, कैसे हैं? सर बढ़िया सर सर। चोपड़ा सर, नमस्कार सर। चलिए कोई। क्या था? या एसी खोल देना। अंकित जी, किस पे चल रहा था? थोड़ा सा पूछ रहे थे, मेरी कनेक्ट नहीं हो रही थी आवाज। जी सर। टेक्सटाइल संबंधित प्रश्न था अजय मास्टर जी का, तो बात चल रही अजय थी। माहेश्वरी सर का क्वेश्चन था। उनका कहना ये था, टेक्सटाइल बिजनेस में अ, जो परचेज है इनकी वो 18% की है, कुछ 5 की है, और जो सेल है वो सारी 5 की है। ठीक तो है। जो आईटीसी इकट्ठी हो रही है उसका रिफंड नहीं ले सकते। टेक्सटाइल रेस्ट्रिक्टेड है एक्यूमुलेटेड में। साहब हो गया फ्री। नहीं तो तो मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बना के दे रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं? वुवन फैब्रिक मुझे पे ही है बताओ सर क्या इनका क्या हो कोई। गया। नहीं, फैब्रिक तो दोनों आ गए। ट्रेड करके रिटेल ट्रेड है या उसको फिनिश प्रोडक्ट कुछ और है? नहीं सर, वही होगा सर। तो अंकित जी, अजय। 18% की कोई परचेज है एज इट इज, कैसे जी 5% में सर, हाँ और जी, हाँ। कैसे हो जाएगा सर? नहीं सर, 18% तो इनका पैकिंग मटेरियल है, और वो है ना सर। केमिकल्स वगैरह है ना। सर, नहीं, 18 तो पैकिंग मटेरियल हो गया आपका। आप क्या और करते हैं सर? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसमें हाँ, कि नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग है ना सर। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है, तो मैं 5%, मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट पे 5% है। वो तो अंडर अंडर 1000 है फिनिश जी, प्रोडक्ट। क्लॉथ पे दो कैटेगरी है ना? क्या प्रोडक्ट, क्या फिनिश प्रोडक्ट, क्या है आपका? फिनिश प्रोडक्ट मेरा कॉटन निवाड़ है। अच्छा, कॉटन निवार बना रहे हैं, ओके। तो इसलिए उस पे तो आरसीएम वो 5% है। ठीक है। और जो मेरा कॉटन यार्न है, वो 5% पे है। टेक्सटाइल मेरा और केमिकल वगैरह जो लगते हैं उसमें, जी। वो वो नहीं तो सब उसमें प्रोडक्ट, 18 है। वाजपेयी साहब, प्रोडक्ट तो 18 आपका सिंगल 18 एक के होगा हैं। ना? नहीं, उसमें यूज होता है केमिकल। हाँ, हाँ केमिकल जी। यूज, कलर्स केमिकल यूज होते हैं ना जी। अच्छा।
ठीक है, आप कलर करते हैं, यानी रॉ यार्न होता है प्लेन कलर का, उसको अलग अलग डिफरेंट कलर में आप कलर करते यस हैं उसके यस बाद यस, करके। उसे ब्लीच भी करना पड़ता है, ठीक सब है। कुछ करना पड़ता है ना। ठीक। ठीक है सर। इसका इसका जो नोटिफिकेशन है, मैं बताता हूँ, मेरे एक्चुअली ये है नोटिफिकेशन नंबर 5/2017, 28 जून 2017 का। एक मिनट। इसमें जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है ना, वो HSN दे दिए हैं, वोवन जी फैब्रिक सर। ऑफ सिल्क और सिल्क वेस्ट, वूल और एनिमल, ये सब आइटम दे दिए हैं उसमें। तो फाइव हमारा, डबल जीरो सेवन 5512 5208 5209 5210 और 5407। जी जी जी, तो अब मेरा केवल यही था कंफ्यूजन मेरे को, कि क्या जो मेरा ITC इकट्ठा होता जा रहा है, वेदर आई हैव टू रिवर्स, या जो मेरा बैलेंस बढ़ता जा रहा है उसे बढ़ाते चलूं। मेरी ओपिनियन तो है, जो बचा हुआ ITC है वो आप खर्चे में डाल के दो। जी, सर खर्चे का पार्ट थोड़ी ना पड़ेगा वो। क्या थोड़ा सा भाई साहब दोबारा बताएंगे? नहीं, तो शायद कोई कह रहे हैं कि उसको एक्सपेंसेस का पार्ट बना दें नहीं ऐसा। नहीं, एक्सपेंसिव का पार्ट नहीं कैसे? नहीं नहीं, वही वो तो मैं कह रहा हूँ, आईटीसी है। सर का जो कहना है कि क्या ITC है मुझे वो तो, आईटीसी रिवर्स करना चाहिए या नहीं, नहीं नहीं, आईटीसी रिवर्स क्यों करेंगे, एक्यूमुलेट हो क्योंकि रहा है। आईटीसी एक्यूमुलेट इकट्ठा होता जा रहा है। हाँ। एक्यूमुलेट आईटीसी का कोई रिफंड मिलना नहीं है। नहीं तो बट उसके अंदर यदि जो कंडीशंस में दिया हुआ है ना, उसमें देखना पड़ेगा उसमें कहाँ नहीं आ रही है एक बार। देखा ना, रेस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि जब इतना उसके अंदर क्या क्या रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है प्रोडक्ट। रेस्ट्रिक्ट तो जो उन्होंने प्रोडक्ट किए हैं वो वुवन फैब्रिक ऑफ सिल्क, वुवन फैब्रिक ऑफ सिंथेटिक स्टेपल फाइबर, कॉटन वुवन फैब्रिक, वुवन डिसलैक हो फैब्रिक ऑफ गया। सिंथेटिक फिलामेंट। हम्म। तो इसमें से फाइन फिनिश प्रोडक्ट आपका सर कौन सा है, कोई है। हमारा 5208 से 5212 वाले हैं ये। 5208 5209 5210 तीनों हम्म, कोड को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अंकित जी आपने देखा मेरी भटनागर जी, नोटिफिकेशन देख लिया, तो मैं खोलता हूँ, जरा नोटिफिकेशन। जी। जी भटनागर सर जी, जी। जी सर। नंदी सर। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इनको रिवर्स करके चलना चाहिए। वजह क्या है कि अगर ये एक्यूमुलेट करके चलेंगे जी। तो बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ ही नहीं हो पाएगा। नहीं सर, वो और आईटीसी के पार्ट में रहेगा ना सर, रिवर्स नहीं, क्यों करेंगे, रिवर्स किस ग्राउंड पे करेंगे नवनीत जी। रिवर्स इसलिए करेंगे कि इनको रिफंड तो मिलना नहीं है। रिफंड नहीं मिलना, बिल्कुल उसका ठीक बात है। तो जब रिफंड नहीं मिलना है तो इनकम टैक्स में प्रॉफिट बढ़ जाएगा उतना। लेकिन एक 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 उसमें प्रॉब्लम आ सकती है सर मेरे को। क्या मैंने जी? रिवर्स कर दिया, तो कोई स्थिति ऐसी बनी, जब रिवर्स कर दूंगा तो खत्म हो गया, अभी तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी बन नहीं रही। बिल्कुल। रिवर्स करने के बाद हो सकता है कि फिर मेरी टैक्स पे इन कैश मेरे को पे करना पड़े। आज मैंने 2017 से आज तक 1 रुपया भी कैश में पे नहीं किया मैंने। ठीक है। वजह कि मेरा ITC बढ़ता जा रहा है, उस ITC में से एडजस्ट हो जाता जा। अब हो क्या रहा है कि SGST में तो हो गए 12 लाख रुपए, CGST नहीं हो गया, IGST नहीं हो गया। तो अगर मैं रिवर्स कर दूंगा इसे, तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं फिर कैश अब में भी पे करना पड़ सकता है। आप अब बात है केवल कैश में पे करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। बात है कि लीगलिटी की, भाई लीगलिटी क्या है इसमें? क्योंकि सर मुझे लगता है नोटिफिकेशन में सिर्फ रिफंड के लिए रेस्ट्रिक्ट है। हाँ, रिफंड के लिए रेस्ट्रिक्ट है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसमें कहीं उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं लिखा है कि आपको रिवर्स करना चाहिए या आपकी आईटीसी डिसअलाउ होगी। नहीं होगी सर, आईटीसी बिल्कुल अलाउ नहीं, वही एक्यूमुलेट करके चलने दीजिए ना सर। जी सर। आप अंकित जी आपकी भी राय आई थिंक यही होगी। हाँ जी। हाँ, एक्यूमुलेट करके चलने दीजिए, आपके साइड में तो हो रहा है, उसमें आपको टैक्स तो जमा करना नहीं पड़ रहा। आपको नहीं तीनों तीनों में बच रहा होगा ना आपका, सीजीएसटी एसजीएसटी सर। नहीं नहीं, नहीं वो सर, एक्चुअली अब वो धीरे धीरे एडजस्ट होने के बाद क्योंकि इनकी लाइबिलिटी बन रही होगी आईजीएसटी की, तो वो आईजीएसटी ने पहले आईजीएसटी खत्म कर दिया, फिर हाँ, सी खत्म IGST कर दिया, खत्म, सी खत्म बिल्कुल हो रहा बिल्कुल। होगा, एनएस में पड़ी होगी। एस में बची केवल पहले से एस चली आ रही है। एस में चल रही है अब। हाँ। एक एक केस अंकित में तो सर, इनेबल ये ऑयल वाला है, 2022 से तो उसके बी 35 लाख रुपए ITC हो गई।
एक्यूमुलेट। 20/2018 है सर ये नोटिफिकेशन। सर वो एक बाद आठ में अमेंड दो हुआ था, हजार अठारह को आया था। 17 वो लिखा बाद है। में अमेंड हुआ था सर। नहीं सर। उसमें हाँ, कुछ आइटम ऐड करी गई बीस थी उसके ऑब्लिक दो बाद। हजार अठारह जी सर, उसमें बाद में कुछ आइटम ऐड करी गई थी, पहले जो था वो 5/2017 है। 5/2000 मेरे फिर मेरी बीस बटा दो हजार मेरी अठारह से अमेंड हो गया ना भाई। क्या हो गया देखिए सर उसमें कहाँ है। उसके बाद उसे अमेंड किया गया था। हाँ, 20/2018 है सर वो। 26/7/18 का20 है, दो बीस हजार ओब्लिक दो अठारह हजार है। अठारह बट रिफंड तो उसमें भी अलाउ नहीं है ना। इस- अंकित सर, जी सर जी। मेरे को दो इनको समझाने दीजिए, पूरा जी मसला समझ में आ जाएगा एक बार में। बताओ बताओ सर। अगर ये रिवर्स करते हैं तो इनकी कॉस्ट बढ़ गई, और और बाद में जो इनके पास रॉ मटेरियल स्टॉक रह गया, फिर इनकी टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये रिवर्स क्यों करेंगे? ये इनको एक्यूमुलेट रहना चाहिए इनके पास। मेडन जी सर। इनको या तो रिफंड में क्लेम करें, और रिवर्स करने की जरूरत नहीं है इनको। नॉट कंसीडर ऐसे रखिए इनको। सर्विस महेश्वरी जी, सर वो हेलो। लीगलिटी चेक करना चाह रहे हैं, ये तो वो भी समझ रहे हैं एज पर बिजनेस क्या बोलते होना हैं चाहिए। बात इसकी वो में लीगलिटी। ट्रांसपेरेंटली कहने की बात नहीं है, बात है लीगलिटी की, हमें चलना लीगल वे में कि नहीं, मैं मैं भी एक नहीं व्यापारी नहीं हूँ ग्रुप में सर। बोलता जी, मैं टैक्स बचाने के लिए मैं टैक्स ना पे करूं, उसके लिए मैं उसे एकुमुलेट करूं, वो भी तो गलत है ना। अगर नहीं एड नहीं, आप अगर कहाँ कर रहे कहीं हो? आपको तो कानून अधिकार दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, सर वो नहीं ऐसा कानून ही तो देखना चाह रहे हैं ना, कानून कह क्या रहा है, इसीलिए तो वो सेक्शन पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन को इसीलिए तो देखा जा रहा है सर। क्योंकि ये हो सकता है कुछ और लोगों के साथ भी समस्या जरूर आ रही होगी, कोई जरूर सर ने जरूर। किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। नहीं, ये मंच इसीलिए के लिए तो है, पढ़ाई के लिए। आज हिंदुस्तान में सही ये बात, मंच एक नंबर में है। सही बात है सर। चलिए, अब मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है और हमारे अतिथि प्रवीण शर्मा जी आ चुके हैं। जी सर जी। और ठीक है अंकित सर, सर, अब ठीक आपसे है। निवेदन है कि अब आप अपना सर को उपसंहार में लाइएगा। कोई नहीं सर, नेक्स्ट वीक इसको अच्छे कंक्लूजन से चेक कर कंक्लूजन दे लेते हैं, दीजिए अपना। कंक्लूजन हाँ फिर मतलब नेक्स्ट वीक कर लेंगे। जरूर सर। ऐसा एक हॉट क्वेश्चन क्वेश्चन आ है ये, जाइए प्रवीण मतलब शर्मा जी, जी अपना तो वीडियो ऑन कर लें। आगे काम आएगा, सभी के काम आएगा। नहीं सर, सर जरूर प्रवीण जरूर। शर्मा जी आ नेक्स्ट रहे वीक हैं, में इस पर जरूर। उनसे अपन बात जी कर सकते हैं आप। इस पर थैंक यू आपने सर। अंकुर जी अल्टीमेटली इसका वो क्या रहेगा? हाँ ये जी। होना चाहिए ना क्या कि होना एक्यूमुलेट चाहिए। रहेगा, डिपार्टमेंट का व्यू क्या जी जी रहेगा? जी जी जी। थैंक यू सर। प्रवीण डिपार्टमेंट तो शर्मा जी, कहता रिवर्स कर अगर दो आप सारा, सुन रहे हो तो उसे तो अपना आप इंटरेस्ट देखना। आ जाए, नहीं तो सर डिपार्टमेंट रिवर्स किस चीज वीडियो का ऑन कर रहे कर हैं? लें। मेरे इन एलिजिबल थोड़ी ना है सर, मेरा ब्लॉक क्रेडिट थोड़ी ना जो बस। मैं रिवर्स करूं। हाँ तो नहीं, मैं तो उस दिन हमारे डीसी के पास बैठा था, कह ले जी, अजय जी टैक्स ही जमा नहीं हो रहा, 40 करोड़ की 45 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हो, टैक्स 1 रुपया जमा नहीं कर रहे। तो मैं सर कम कहाँ सर से ऑफ कर किया दूं? था सर। आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं 13% ज्यादा दे रहा हूँ। हाँ नहीं, मैंने कहा कहाँ से कर दूं मैं कहा हाँ, मेरी तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुई पड़ी है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आप मेरी वर्किंग कैपिटल नहीं देख रहे, आप अपना टैक्स देख रहे हैं केवल। पूरा पूरा निशाना है सर, तो जिसको जो दिख रहा है वो देखिए ना। प्रवीण शर्मा जी, आप बात सुन रहे हो तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपको बुझने का समय हो चुका है। सुन रहे हैं सर वो हमारी बातें। इस ख्याल से वीडियो ऑन कर ले तो थोड़ा कंफर्म हो जाता है ना कि सर आ गए हैं। प्रवीण शर्मा जी, प्रवीण शर्मा सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। इनको वीडियो दोनों ऑन कर लें तो आ गए रहेगा। सर। आ गए। वेरी जी। सभी को नमस्कार। सर, नमस्कार। मेरी सभी का वॉइस आ रही है निवेदन सर, है। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। जी सर, क्लियर। मेरा क्लियर है, निवेदन क्लियर है। है सभी लोग अपने पांच अपने उसकी रेड माइक्रोफोन लेकर म्यूट भेज कर दिया लें। था ना, फिर टैक्स की हो गई। और कोई तो नहीं रिटर्न, ये कैसे दिनेश रखेगा सर, सर? दिनेश सर म्यूट कर लीजिए। मैं थैंक कर यू रहा सर। हूँ। और किसका? आप जैसे
आज हर सर हमारे जो है नोएडा के एक अधिवेशन में व्यस्त हैं, और हर वर्ष हर चले सर, आपकी वेबिनार आवाज भी कम आ रही है सर, थोड़ा सा माइक को पास करें। अब ठीक है सर। जी सर, जी अब सर। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हमारा हर आने वाले अतिथि का परिचय देते हैं, और इसके लिए आदरणीय हर जी ने मुझे नियुक्त किया है, तो मैं अभी आपके सामने आदरणीय प्रवीण शर्मा जी का परिचय रखूंगा। उसके बाद का उद्बोधन होगा, और उद्बोधन के बाद जब सर आपको अनुमति दें सभी को, तो उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर उद्बोधन चल रहा हो, कोई महत्वपूर्ण बात चल रही है, तो उस समय सर को कृपया करके आप में से कोई भी डिस्टर्ब ना करें, और उससे थोड़ा सा वेट करें। सर आपका हर प्रश्न का जवाब देंगे। अब मैं आपका परिचय आपके सामने रखता हूँ। आप बहुत सम्मानित जीएसटी मास्टर ट्रेनर हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है, जीएसटी सलाहकार भी है, बिजनेस कोच भी है। आप पूरे भारत भर में सेमिनार और वेबिनार को संबोधित करते हैं, और अनेकों प्रकार के अनुभव और ज्ञान का खजाना लेकर हमारे बीच पर हर बार आते हैं। ये सर हमारे बीच में इस समय जैसे दूसरी बार आए हुए हैं। और आप जीएसटी मित्र और ई डाटा बुक के संस्थापक भी हैं, जिसमें हम जैसे प्रोफेशनल को लाभ के लिए जीएसटी अधिनियम, नियम और नोटिस, अपील और ड्राफ्ट के उत्तरों का बल्क में जवाब शामिल है। आप उस पर विजिट कर कर अपने प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। आप जीएस टैक्स फॉर वेल्थ स्किल अकाउंटेंट जो स्टार्टअप है, टैक्स बोर्ड जीपीटी.ai, ये आपका एक व्यक्तिगत सेक्शन के जो है, जो इसके सह संस्थापक भी है। बड़े पैमाने पर पेशेवरों प्रोफेशनलों के लाभ, सहायता और काम को आसान बनाने के लिए जो टैक्स बोर्ड डॉट जीपीटी.ai है। आप स्टॉक और फाइनेंस मार्केट में नियमित रूप से शोध विशेषज्ञ भी है। साथ ही आप अप्रत्यक्ष करों के लिए आईसीएआई से मान्यता प्राप्त फैकल्टी भी है। इसके अलावा जीएसटी पर आईसीएआई और अन्य संस्थानों के सर्टिफिकेट और एडवांस कोर्सों को आपके पास है। इसके अलावा व्यापार और पेशेवरों के अनेक अध्ययन मंडलों और मंचों को भी आप संबोधित करते रहे। आपने अनेक राज्यों और कई राज्य प्रदेशों के अधिकारी, सीबीआईसी की अधिकारी को जीएसटी का प्रशिक्षण भी दिया है। आप इन्फोसिस के चेन्नई परिसर में विभिन्न राज्यों के सीपीआईसी और वित्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जीएसटीएन द्वारा आयोजित आवासीय कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर भी हैं। आपके पास 10 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव भी है, और आप प्रोफेशनल और जीएसटी का ज्ञान और आम जनता को ज्ञान प्रदान करते हैं। ये तो था आदरणीय प्रवीण शर्मा जी का परिचय। आप उनका मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना आज 281 वेबिनार में अपना उद्बोधन शुरू करें, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल पर आधारित है। आदरणीय प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर। थोड़ा आपका वीडियो ब्लर जरूर हो रहा है सर, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो ब्लर हो रहा है? ये ब्लैक थोड़ा सा रुक रहा है, मतलब ब्रेक होता है जैसे वो। हम्म, नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा सा। नहीं सर, सराउंड ब्लैक कर रखा है सर ने। ये उससे वो कोई मैंने दिक्कत नहीं वो कर रखा है। उस हाँ, वो तो थोड़ा फेस आगे हाँ। आना चाहिए, इसलिए मैंने किया हुआ है। जी जी। ठीक है, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, मतलब यस आवाज सर, आपकी आवाज़ हमें तो क्लियर है। कानों से सुनना है और मुझे बोलना है, ताकि हम आपस में नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर जो भी हमारा डिस्कशन हो उसको हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें। जी सर। देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी एपेलेट रूल्स से रिलेटेड। कृपया करके अपने माइक को म्यूट करिएगा। ट्राइब्यूनल आज भी इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल चल रहे हैं, आप जाते होंगे, कोई ना कोई अधिवक्ता यहाँ पे होंगे। सी स्टैट का भी चल रहा है। बट मेरी लाइफ के अंदर मैं अपना पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल के अंदर भी मैं जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल से अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। ऑल्थो एपेलेट प्रोसीजर्स मैं हैंडल करता हूँ, हाई कोर्ट की ड्राफ्टिंग अपीयरेंस करता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये पहली बार मुझे मौका मिलेगा जो मैं डेलिब्रेशन जीएसटी एपेलेट की भी कर रहा हूँ और जीएसटी
एप्लेट के अंदर प्रैक्टिस भी करना शुरू करूंगा, और आप भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजर लिटिगेशन इज ऑलरेडी बीइंग पेंडिंग इन दी फर्स्ट एपेलेट प्रोसीजर। आपको पता है अभी फंक्शन नहीं है जीएसटी एपेलेट, इसलिए हमें हाई कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। आप में से बहुत सारे मेंबर्स ने, अधिवक्ता ने APL 1 फाइल किया होगा। इंटरेक्शन करेंगे आपके साथ। क्या आपने APL 1 फाइल किया था? चैट में आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। वॉइस मत ओपन करना, ताकि थोड़ा डिस्टरबेंस होगी। क्या आपने APL 1 फाइल किया था? बिल्कुल किया था। APL 1 इज द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। यस। APL 1 के बाद आपने APL 2 देखा, नोटिस ऑफ पर्सनल हियरिंग, APL 3। किसी ने APL 04 देखा है? देखिए, ये फॉर्म बहुत जरूरी है हमें याद करना। किसी ने APL 04 देखा है? यस, नो, दो ही आंसर होंगे। किसी ने APL 04 देखा है? संजय सर टॉप में है। हाँ सर, APL 4 इज अ ऑर्डर इन अपील, जो हमें फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी से मिलता है। APL 1, APL 2, APL 3, APL 4। जैसे आपके पास DRC 7 है, ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने अपील फाइल करी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में, अब फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आता है APL 4 के अंदर। APL 4 के ऑर्डर के अगेंस्ट में अब मुझे सेकंड अपील फाइल करनी है अंडर GST, और वो मैं फाइल करूंगा कहां पे? GST 80। मुझे जरा परमिशन, ठीक है, परमिशन मुझे मिल गई है। आई होप कि इज विजिबल है। हाँ जी। APL 1, APL 2, APL 3 कोई डेफिशिएंसी, APL 4 ऑर्डर इन अपील के अगेंस्ट में मुझे अब अपील फाइल करनी है, तो इसका फॉर्म का नाम क्या होगा, नंबर क्या होगा? APL 05। देखिएगा, मेरे लिए भी ये नया है टॉपिक। अपने दिल पे पत्थर रख करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिर्फ थ्योरेटिकल हमारे सामने चीजें आई हैं, प्रैक्टिकल क्या होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब ये फंक्शन होगी, तब हमें देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकलिटी कैसे चल रहा है। राइट? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अब हमें अपील करनी है। अपील किस फॉर्म में करनी है? सर आप मेरा साथ देंगे? अपील किस फॉर्म में करनी है? सर आप मेरा साथ देंगे? 05 नहीं सर, APL 05। क्या लोग मीटिंग में है मेरे? अच्छा, अच्छा, अब हम बात करते हैं। APL 1 ऑफलाइन फाइल होता है, ऑनलाइन फाइल होता है? APL 1 ऑफलाइन फाइल होता है, ऑनलाइन फाइल होता है? आप सबने ऑनलाइन फाइल किया हुआ है। कभी ऑफलाइन फाइल किया है? यस, यस। ऑफलाइन क्यों फाइल किया हुआ है? जैसे कि अंडर सेक्शन 129 गाड़ी डिटेन हो जाती है, व्हीकल डिटेन हो जाता है, उसका ऑर्डर पोर्टल पे नहीं होता, या कोई भी APL, तो उसके अगेंस्ट में अपील भी ऑनलाइन नहीं फाइल हो सकती। यस, बिल्कुल ठीक। व्हेन ऑर्डर इज नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन
होगा तो ऑफलाइन में ही मुझे अपनी अपील APL1 फाइल करनी होगी। फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है। यस नो, यस नो, यस नो। जी हाँ। अब जो GST 80 के सर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है कहीं अंकित जी से? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर हाँ है? अब आ रही है सर। ठीक है, सॉरी, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। ठीक है। हम बात कहाँ कर रहे थे सर? ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बात कर रहे थे। APL 05 हमें ऑनलाइन ही फाइल करना है। अब देखा जाएगा कि जो ऑर्डर इन अपील होगा, जिसको मैं APL 04 कहता हूं, क्या वो ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, या किस तरीके से वो प्रोसीजर चलेगा जब GST का जो पोर्टल बनेगा एपेलेट ट्रिब्यूनल का। देखिएगा, GST.gov.in एक कॉमन पोर्टल है। उस कॉमन पोर्टल पे GST एपेलेट की अपील फाइल नहीं होगी। GST 80 का अलग से पोर्टल बनेगा, GST 80 करके। अभी पूरा फंक्शन में नहीं है, सब चीज उसके अंदर आ चुकी है। GST 80.org होगा या GST 80 डॉट वट्सएवर, जो भी वो प्रोसीजर होगा, आपको उसमें अपनी APL 05 ऑनलाइन ही फाइल करनी पड़ेगी। दिस इज द रूल्स प्रिस्क्राइब। राइट सर? अब मैं थोड़ा यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली नोटिफाइड द GST appellate ट्राइब्यूनल प्रोसीजर रूल्स। नोटिफिकेशन अभी कब आया? 24 अप्रैल 25 को। ये हर कोई काम अप्रैल 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 और मई में करते हैं। अप्रैल और मई से क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं लास्ट अप्रैल और मई की बात करूं, लास्ट अप्रैल का मतलब अप्रैल या मई 2024 की। GST 80 का जो प्रेसिडेंट था उसने ओथ ली थी और एडमिनिस्ट्रेड हुआ था अप्रैल मई 2024 के अंदर। इसका मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल फंक्शन में होनी चाहिए थी। 1 साल हो गया। अब 1 साल के बाद क्या आए हैं? GST 80 प्रोसीजर रूल्स 2025। लास्ट अप्रैल के अंदर ओथ ली गई थी प्रेसिडेंट ने GST 80 की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। इस साल अप्रैल 2025 में GST 80 का प्रोसीजर रूल्स आए हैं। अब ये प्रोसीजर रूल्स क्या बोलते हैं? कि मेंबर अपॉइंटेड होंगे, टोटल 31 स्टेट बेंचेस होंगे, दैट टू बी मेड ऑपरेशनल। 31 स्टेट बेंचेस होंगे, दैट टू बी मेड ऑपरेशनल। और प्रिंसिपल बेंच कहाँ होगी? दिल्ली के अंदर। आपके जितने भी मैटर्स हैं,
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और व्हाटसोएवर से रिलेटेड वो 31 स्टेट ब्रांचेस में लगेंगे, अपीयर होंगे। बट जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू होगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू होगा वहां पे प्रिंसिपल बेंच के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन को मूव करना पड़ेगा। आप चाहे मुंबई में बैठे हैं, आप चाहे गुजरात में बैठे हैं, आप चाहे कर्नाटका में बैठे हैं, बट प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं आपको प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में आकर के ही उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी। APL 1 की टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की? APL 1 की टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की? What is the time limit of filing of appeal of the first to the first appellate authority? सर 3 मंथ और 90 डेज दोनों में अंतर है। चिराग जी कह रहे हैं 30 डे, 30 डे नहीं 30 डेज। अंकित जी कह रहे हैं 90 डेज। वाह वाह। दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स या 90 डेज? 3 मंथ्स और 90 डेज। सर दोनों में अंतर है। 3 मंथ में 90 डेज भी हो सकते हैं और 3 मंथ में 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी मिश्रा जी, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी सर, अपील कब से फाइल हो रही है? आज से 1.5 साल हो गया अपील फाइल करते हुए, 1.5 2 3 साल तो हो ही गए हमें। अपील का टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर 3 मंथ्स +1 मंथ ऑफ कॉन्डोनेशन। अगर 14 अप्रैल को ऑर्डर पास होता है तो अपील फाइल कब तक करनी है? लिख के बताना सर, 90 डेज कैलकुलेट करके बताना। 14 जनवरी ले लो, 14 जनवरी को अगर मैं अपील फाइल करता हूँ, ओ सॉरी, 14 जनवरी को ऑर्डर पास होता है तो मुझे अपील कब तक फाइल करनी है फर्स्ट एपलेट में? 13 जुलाई। कोई बात नहीं सर, 14 जनवरी की डेट लो। 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 अप्रैल, तो मेरी 13 अप्रैल मेरी ड्यू डेट हो जाएगी इस केस में। आपको बात समझ में आ गया होगा? कभी भी 90 डेज आपको कैलकुलेट नहीं करने, 3 मंथ्स आपको कैलकुलेट करने हैं। अच्छा कहाँ से करने हैं? मान के चलो OIO मुझे मेल पे मिला 10 जनवरी को और DRC 7 मुझे मिला 14 जनवरी को। मुझे अपील कब तक फाइल करनी है? OIO मुझे मेल पे मिला, कब मिला? 10 जनवरी को। DRC 7 मुझे पोर्टल पे मिला 14 जनवरी 2025 को। मुझे अपील कब तक फाइल करनी है? व्हाट इज द डेट ऑफ ऑर्डर जहां से मैं 3 महीने काउंट करूंगा? DRC 07 से 14 जनवरी, 13 अप्रैल, फ्रॉम 15 जनवरी, ऑर्डर डेट ऑन पोर्टल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा पोर्टल पे अपलोड ऑर्डर नहीं हुआ तो? व्हाट इज द डेट ऑफ ऑर्डर? पोर्टल पे अपलोड ही नहीं है ऑर्डर, टाइम स्टार्ट ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। संजय सर ने जीत लिया।
बिल्कुल ठीक। Date of communication of order is must to entertain whether the appeal is to be filed within a period of 3 months from the date of communication। आज की डेट में क्या हो रहा है? 29 जनवरी 2025 को 17/18 का OIO मेल पे आ गया। राइट सर। बट अभी तक पोर्टल पे DRC-07 नहीं आया। लास्ट डेट क्या थी 17/18 के ऑर्डर पास करने की? 5 फरवरी 1718 सेक्शन 74 में लास्ट डेट क्या थी? 5 फरवरी। म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो। हाँ जी। 17/18 के सेक्शन 74 में ऑर्डर पास करने की ड्यू डेट है 5 फरवरी 2025। OIO कब मिला? 29 जनवरी 2025 को। बट DRC-7 इज नॉट अपलोडेड ऑन द पोर्टल। DRC-7 इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑन 14 फरवरी 2025। मान के चलो टुडेज डेट इज 31 मई 2025। व्हाट इज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर? 31 मई 2025। 3 महीने कहां से काउंट करूंगा? 31 मई 2025। सो टाइम लाइनिंग इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूं कि टाइम लाइनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ GST 80 में। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर इन अपील डेट? APL 4। What is the time limit to file an appeal? The time limit to file an appeal is 3 months from the date of order plus 3 months of the condonation। कहां से काउंट करूंगा? सर आज की डेट में GST 80 ऑपरेशनल है? यस और नो? नहीं। हाँ जी, मेरे साथ है, कोई सो तो नहीं गया? क्या आज की डेट में GST 80 ऑपरेशनल है? नहीं। एक बीच में सर्कुलर भी आया था जो ये कहता है कि आप अपना प्री डिपॉजिट पे कर दो, आपकी रिकवरी स्टे हो जाएगी। जब से GST 80 ऑपरेशन होगा उस तारीख से 3 महीने आप काउंट कर लेना और अपनी अपील फाइल कर देना। इज इट ओके? ठीक है सर। 3 मंथ्स कहां से काउंट करूंगा? हाँ जी, मेरा साथ देंगे। 3 मंथ्स कहां से काउंट करूंगा? 3 मंथ कहां से काउंट करूंगा? ऑपरेशन डेट से। अब ऑपरेशनल कब होगा? ऑपरेशनल कब होगा? वी डोंट नो। ऑपरेशनल की डेट कौन सी मानी जाएगी? कभी तो पता चलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो ओथ ले ली। प्रेसिडेंट तो बैठ गया अपनी सीट पे। तो यहां पे बताया गया है कि जब प्रेसिडेंट एंटरिंग करेगा ऑफिस में, जब एक्चुअल ऑफिस स्टार्ट होगा कि हाँ प्रेसिडेंट आ गए हैं, उन्होंने ओथ तो पहले ही ले ली है, जब वो अपने बेंच को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल ठीक, जब प्रेसिडेंट एंटरिंग करेंगे ऑफिस में, उस तारीख से 3 महीने आप काउंट कर लेना और अपनी अपील फाइल कर लेना। सो यू हैव टू बी रेडी। आपको अपने APL 4 से रेडी होना पड़ेगा। उधर डिपार्टमेंट भी रेडी होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की भी कई अपील्स जो उसके फेवर में नहीं आई उसको काउंटर फाइल करेगा और आपके अगेंस्ट में अपील फाइल करेगा। 3 महीने आपको दिए जाते हैं। 3 महीने के अंदर आपने अपनी अपील फाइल करी प्लस 3 महीने का कॉन्डोनेशन, इंटरलोक्यूटरी की एप्लीकेशन फाइल होगी साथ में। ध्यान से सुनना, ये आप देखते भी होंगे। किसी ने सुना है इस मेथोडोलॉजी के बारे में? इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन।
सर मैडम प्लीज म्यूट करके रखिए अपने आप को। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस, किसी ने इस सब्जेक्ट मैटर को कभी सुना है? सो व्हेन एन अपील इज फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, मुझे एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, देखिएगा, अभी 3 महीने प्लस 1 महीने हैं, फिर भी जीएसटी पोर्टल एक्सेप्ट तो करता है ना अपील, यस और नो? आपने फाइल करी होंगी, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर के और उसकी रिजेक्शन हो जाएगी। अगर आपका अपील का टाइम पीरियड निकल गया, आपके पास अभी जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है इज थ्रू अ रिट फाइलिंग इन द हाई कोर्ट in order to allow the appeal within the next और कॉन्डोनेशन टाइम लिमिट। तो मैं बात कर रहा था इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन की, कि जब भी मैं अपील फाइल करूंगा विद इन द टाइम फाइल करूंगा और वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है, एक सेपरेट एप्लीकेशन मुझे फाइल करनी पड़ेगी। मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को कि मुझे कॉन्डोन कीजिए, फॉरगिव कीजिए। किसका? डीले का, 3 महीने का, ताकि मेरी रिकवरी को स्टे हो जाए और मेरी एप्लीकेशन को आप एंटरटेन करो और उसकी प्रायोरिटी लिस्टिंग कराओ। सो उसकी एक फीस लगेगी, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी और कॉन्डोनेशन को अप्रूव करानी पड़ेगी। अगर आपके पेपर पूरे नहीं होंगे, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट माना जाएगा, फिर दोबारा नई तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा। यहां तक ओके है? यहां तक किसी की कोई क्वेरी? मैं आगे बढ़ता हूं। हम बात कर रहे थे 3 महीने का हमारे पास टाइम पीरियड है, 3 महीने का कॉन्डोनेशन है। अगर डिपार्टमेंट फाइल करता है ट्राइब्यूनल में, उसके लिए लिमिट 3 महीने नहीं दी गई, उसके लिए लिमिट दी गई 6 महीने की। ध्यान से सुनना। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट के लिए टाइम लिमिट कितनी है? 180 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ ऑर्डर। बट अगर आप चाहो तो उसके अगेंस्ट में विद इन 45 डेज, हाँ 180 डेज, विद इन 45 डेज ऑफ अपील, मुझे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में फाइल कर सकता हूं। दैट नीड टू बी फाइल। टाइम लाइनिंग अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप 46 डे पे आए, आपकी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, जिसको हम एमओसी बोलते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं हो पाएगी। 3 महीने आपके एप्लीके सॉरी 3 महीने के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन को मूव करना है APL 05 के साथ, विद जो भी आपकी कोर्ट की फीस होगी उसके साथ। देन अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है आपके ऑर्डर इन अपील के रिजेक्शन के अगेंस्ट में, 45 डेज का कॉन्डोनेशन भी उसको दिया जाता है। साथ के साथ उसको नहीं दिया जाता, उसको तो 180 डेज का टाइम लिमिट दिया जाता है, पर 180 डेज के अंदर जब वो अपनी अपील फाइल कर देता है, उसके नेक्स्ट 45 डेज के अंदर आप वो अपनी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन दैट नीड्स टू बी फाइल इन ऑर्डर टू आस्क और एनी रीजन रिगार्डिंग द अपील फाइल बाय द डिपार्टमेंट। APL 01 के अंदर प्री डिपॉजिट कितना है? व्हाट इज द प्री डिपॉजिट अमाउंट और परसेंटेज? चिराग जी, ट्राइब्यूनल में 20%, फर्स्ट एपेलेट में 10% ऑफ टैक्स। यूनियन बजट 2025 में एक अमेंडमेंट आई थी जो ये कहता है कि अगर आपके ऑर्डर के अंदर टैक्स पेबल है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, तो आपको कितना पे करना है अपील फाइल करने के लिए? 10% ऑफ टैक्स पे करके आप अपील को एंटरटेन कर सकते हो और रिकवरी को स्टे करा सकते हो। बट अगर आपका टैक्स पेबल नहीं है और पेनल्टी का ऑर्डर है, तो आपको पेनल्टी का 10% दे करके आप अपनी अपील को फाइल कर सकते हो। सो
ये प्रेसिडेंट की एसेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसकी एसेंट दे दी थी मार्च 2025 में। नोटिफिकेशन अभी आना है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ट्राइब्यूनल से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ट्राइब्यूनल में जाने के लिए अगर आपका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी है, तो 20% ऑफ टैक्स पे करके आपको अपनी अपील फाइल करनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी का ऑर्डर है तो 20% ऑफ पेनल्टी का अमाउंट पे करके आप अपनी अपील को ट्राइब्यूनल में लेके जा सकते हैं। 10% आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है फर्स्ट एपेलेट में, 10% और पे करना है। राइट सर? यस, इट कैन बी एडजस्टेड थ्रू द कैश लेजर और थ्रू द आईटीसी। सो अभी तक हमने बात करी कि प्रिंसिपल बेंच कहां बैठी है। प्रिंसिपल बेंच कहां बैठी है? दिल्ली। प्रिंसिपल बेंच बाकी मैटर भी देख सकती है, बट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू होगा तो आपको प्रिंसिपल बेंच के अंदर लेके जाना पड़ेगा। बाकी स्टेट में आप स्टेट मैटर से रिलेटेड बात कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को मूव कर सकते हो। आपको अपनी एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी है? 3 मंथ्स। कॉन्डोनेशन कितना? नेक्स्ट 3 मंथ्स। डिपार्टमेंट के लिए टाइम लिमिट कितना? 6 मंथ प्लस 6 मंथ। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस एक्शन विद इन द नेक्स्ट 45 days and 45 days for the condonation. Pre-deposit 10% of in the first appellate authority and next 10% in the next appellate authority. This is the GST 80. So आपके सामने पीपीटी है। It's a comprehensive rules for filing appeal, conducting hearing, issuing order, handling administrative function, established under section 109 of the GST Act, and it reflects, म्यूट कीजिएगा सर, गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है, ताकि जितने भी लॉन्ग पेंडिंग जीएसटी डिस्प्यूट है उसको खत्म करने के लिए ट्राइब्यूनल की फंक्शन करेगी। सुंदरलाल शेषनारायण ये आए, हाँ, ये इधर से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये आए कसूरी, बहुत बढ़िया। कसूरी विद्या। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिएगा, ताकि नहीं तो हम अपने जो भी डिस्कशन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फाइलिंग? क्या टाइम पीरियड था सर? 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अब मान के चलो अगर 3 महीने अगर मैं काउंट करता हूं और उस दिन कोई हॉलीडे हो जाता है, जैसे कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड, when computing the limitation period of the 3 months, the day from which the period is to be reckoned shall be excluded। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि अभी हाँ हमने अभी टाइम पीरियड के बारे में सुना था, बट टाइम पीरियड की लैग मुझे देखनी जरूरी है। अगर मैं कंप्यूटेशन करूंगा टाइम पीरियड का, लिमिटेशन पीरियड का, तो डे फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी रेकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, मुझे उस तारीख को हटा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, if the last day falls on a day when the tribunal is closed, म्यूट कीजिएगा अपने आप को प्लीज। हाँ जी, 14 जनवरी मेरी डेट थी ऑर्डर की, और 14 तारीख मैं छोड़ दूंगा। 14 अप्रैल मेरी ड्यू डेट हो जाएगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने। और उस तारीख पे इफ द लास्ट डे फॉल्स ऑन अ डे व्हेन द ट्राइब्यूनल इज क्लोज, दैट डे शैल बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये हुआ
Any consecutive days of the closure following the last day shall also be excluded from the limitation period. Then the next day will be the date of the filing of appeal. ये भाई भी मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया था, जो भी जीएसटी 80 के अंदर अपील फाइल होगी, यस, जो भी जीएसटी के 80 के अंदर अपील फाइल होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट मस्ट बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द जीएसटी 80 पोर्टल यूजिंग द प्रिस्क्राइब फ्रॉम APL 05। अपील का पूरा फॉर्मेट है, इट मस्ट इंक्लूड द कॉज टाइटल, नंबरिंग ऑफ द पैराग्राफ, सेपरेट फैक्ट, सेपरेट एलिगेशन इन ईच पैराग्राफ। बहुत ध्यान से देखना है उसकी पूरी फॉर्मेटिंग प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। फाइलिंग फीस है 1,000 रुपये 1 लाख के टैक्स के ऊपर, या जो भी पेनल्टी होगी तब भी 1,000 लगेगा। मैक्सिमम कैपिंग फीस लगेगी 25,000। इसका मतलब 25 लाख के ऊपर 25,000, 1 करोड़ के ऊपर 25,000 की यहाँ पे आपको फी यहाँ पे करके जानी पड़ेगी। अगर आपने फी पे नहीं करी, ऑनलाइन अपील फाइल नहीं करी, कॉस्ट टाइटल नहीं दिया, नंबरिंग पैराग्राफ की नहीं करी, नंबरिंग पेजेस की नहीं करी, सेपरेट फैक्ट नहीं दिए, पॉइंटर उसके अंदर नहीं लिखे, हर एक एलिगेशन को मिक्स कर दिया, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करी जा सकती है। एडिशनल एप्लीकेशन, अ फी ऑफ 5,000 रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर द रिकॉर्ड इंस्पेक्शन। अगर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड कराने हैं इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के केसेस में, और अपील नॉट इन्वॉल्विंग टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी और पेनल्टी नहीं होगी, तो 5,000 की फीस के साथ आप अपनी एप्लीकेशन के साथ मूव करेंगे, जो एडिशनल अमाउंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, सर आपको DRC 1 आया 17-18 का, DRC 7 आया 17-18 का, आपने अपील फाइल करी 17-18 की, APL 4 आया 17-18 का, आपको अब एक ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन मूव करनी है 17-18 की। बट जहां मल्टीपल अपील है, फॉर एग्जांपल आपके पास OIO आया 17-18 का DGGI CR बिल्डिंग से, आपको OIO आया DGGI मेरठ से 18-19 का, आपका OIO आया जयपुर से DGGI जयपुर से, तो क्या है, मल्टीपल OIO है, और एक ऑर्डर के अंदर उसको प्लेस कर दिया। आप समझ रहे हैं कैसा अभी आपने देखा है? इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके सामने आई होंगी। मोर देन वन OIO इन ए सिंगल ऑर्डर, मोर देन वन OIO मल्टीपल ऑर्डर। हाँ जी, यस और नो? ऑर्डर इन ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, ऑर्डर इन अपील की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, क्या आपने देखा है कि मोर देन 1 ईयर के केसेस एक ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, या एक ऑर्डर के अंदर 1 ईयर का केस आ रहा है? बट आपने एप्लीकेशन अपील मूव करी है अलग अलग, या हो सकता है इंडिविजुअल। बट यहां पे क्या है, अगर सिंगल अपील, अगर सिंगल ऑर्डर होगा OIO, तो आपको सिंगल अपील फाइल करनी है। मोर देन वन OIA होगा, ऑर्डर इन अपील होगा, तो आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी GST 80 में। इसका मतलब ये हुआ आपको ऑर्डर एंड अपील चेक करना है, चाहे उसके अंदर मल्टीपल OIO हो। यहाँ पे मैं रीड करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। इवन इफ अ डिसीजन कवर मल्टीपल शो को नोटिस, एक डिसीजन के अंदर मल्टीपल शो को नोटिस है, रिफंड क्लेम, डिमांड और डिक्लेरेशन, ओनली वन अपील इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जहां पे मल्टीपल अपील रिक्वायर्ड है, इफ द appellate order relates to more than one OIO, a separate appeal form must be filed for each OIO concerned.
Where an order affects multiple person, each agree person must file their own separate appeal as a joint or combined appeal are not permitted. जैसे हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन मूव करते हैं, मोर देन वन पर्सन के केसेस में भी रिट फाइल होती हैं, बट आपके एक सेपरेट पर्सन के केसेस में सेपरेट अपील फाइल होगी इन द जीएसटी 80। फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। द अपील मस्ट क्लियरली मेंशन द ग्राउंड्स अंडर डिस्टिंक्ट numbered heading in the double space type format. Paper size, all appeal, application or objection should be neatly typed on A4 size paper, page, index, and filed in a separate folder. Each document must be signed and verified by the concerned party or their authorized representative, who must also certify the document as a true certified copy. Appeal must include the certified copy of the challenge order, APL 4, OIO, and relevant RUD, जो भी हमें शोको नोटिस से मिले. Who will be the authorized representative? Chartered accountant, advocate, company secretary, cost and management, or the employee of the company can be the authorized representative. उसका ड्रेस कोड क्या होगा, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, एज पर देयर पेरेंटल बॉडी कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा. एडवोकेट होगा तो जो एडवोकेसी के अंदर आपकी जो ड्रेस होगी, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, कॉलर, सीए के केसेस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के केसेस में ब्लू ब्लेजर, व्हाइट शर्ट, तो उस तरीके से आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है. प्री डिपॉजिट में आपके साथ बात कर चुका हूं. आपने अपील फाइल करी, मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, सॉरी डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी, मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हो अंडर एपीएल 06. उसके बाद जीएसटी एटी क्या करेगा, कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा या एनल करेगा या रिमांडेड बैक कर सकता है. यही केस हो सकते हैं. क्या मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे साथ कोई बातचीत नहीं कर पा रहा. मेरी वॉइस ऑडिबल है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है. सो जीएसटी एटी कंफर्म कर सकता है आपकी डिमांड को, यस और नो? यस. जीएसटी एटी आपकी डिमांड को मॉडिफाई कर सकता है, यस. जीएसटी एटी आपकी डिमांड को एनल कर सकता है, खत्म कर सकता है, बिल्कुल. जीएसटी एटी आपकी डिमांड को रिमांडेड बैक टू द एडजुकेटिंग अथॉरिटी कर सकता है, रिविजनरी अथॉरिटी कर सकता है, ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर सकता है. जी हाँ. सो जीएसटी एटी कैन pass their order to confirm, modify, annul the order or may remand it back to the appellate authority or any other revisioning authority or the original adjudicating authority. आपने अपील फाइल करी, उसका भी टाइम पीरियड है कि कितने दिनों के अंदर आपको हर्ड करना है और कितने दिनों के अंदर आपको अपील को हियर करनी है. यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी एटी की आपको 1 साल के अंदर आपके ऑर्डर को हर्ड करना है और अर्ली फाइलर को अर्ली हियरिंग देनी है. और अर्जेंट मैटर के केसेस में इन्होंने टाइम दिया हुआ है. अर्जेंट मैटर के केसेस में अगर आपने आज अपील फाइल करी है 12 बजे से पहले और वो अर्जेंट मैटर है, व्हाट इज द काइंड ऑफ द अर्जेंट मैटर? डिपार्टमेंट को पैसा मिल रहा है अर्जेंट मैटर में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जेंट मैटर? आपने अपील आज 12 बजे से पहले करी है, नेक्स्ट डे आपकी अपील हियरिंग लग जाएगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जेंट मैटर हियर? बिकॉज आप अधिवक्ता हो, आपने ये सारे मैटर्स ऑलरेडी हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में देखे होंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्जेंट मैटर्स?
एनीवन? imprisonment, maybe the bank attachment, property attachment cases, yes or no? कि भैया, yes, it can be, it can be many cases. I also urge the matter is not defined under the law or in the rules itself. Let's see कि आगे आने वाले समय में कोई हमें इससे रिलेटेड सर्कुलर आए। सो जीएसटी एटी को अपील की हेयरिंग करनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर ऑफ द फाइलिंग। अर्ली फायलर को अर्ली हियरिंग मिलेगी। अगर 12 बजे से आपने अपील फाइल करी तो नेक्स्ट डे आपको उसकी अर्ली हियरिंग मिल जाएगी। ठीक है। टाइम पीरियड 9:30 से आपका 12:30 का टाइम है। उसके बाद लंच है, फिर 2:30 से 4:30 बजे, ऐसे टाइमिंग प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड शेड्यूल है। आपको आना है, ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है, ऑफिसर नहीं आया, बेंच नहीं आई। आपको पूरा हॉलीडे स्ट्रक्चर, पूरी टाइम लाइनिंग पहले बता के रखेंगे कि भैया इन पूरे साल में इस तारीख को बेंच बैठेगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उस तारीख पे बेंच ना बैठी हो। आपने कोर्ट में देखा है। सो प्रॉपर प्रोसीजर होगा, प्रॉपर टाइम लाइनिंग होगी। अभी फ्यूचर डिसाइड करेगा कि कैसे उसको प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। अब डिपार्टमेंट ने, सॉरी, जीएसटी एटी ने आपके आपके जो डिमांड है उसको कंफर्म कर दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस? जीएसटी एटी ने आपके डिमांड को कंफर्म कर दिया। देखिए, एनल कर दिया, रिमांडेड बैक कर दिया, तो वो वहां चला गया। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जीएसटी एटी ने आपकी डिमांड को कंफर्म कर दिया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस? ऑनरेबल हाई कोर्ट, राइट। पर ऐसे थोड़ी है कि हर किसी के केसेस में आपको हाई कोर्ट जाने की परमिशन मिल जाएगी। अंकित जी, शुभम जी, चिराग जी, हाँ जी। क्या आपको, मान के चलो कि एक मैटर है, 2A में डेटा नहीं आ रहा, 2A में डेटा नहीं आ रहा, मेरे पास इनवॉइसेस हैं, मैंने पेमेंट करी है। बिल्कुल ठीक, दिनेश जी सही कह रहे हैं। ऑर्डर पास हो गया, मैंने अपील गया, अपील में भी रिजेक्शन हो गई। मैंने जीएसटी एटी में गया, जीएसटी एटी वाले ने बोला भैया इनवॉइसेस हैं क्या आपके पास? बेंच ने बोला हाँ है। बट आपके पास इस पार्टी के तो इनवॉइस नहीं है, इस पार्टी के इनवॉइस नहीं है, तो आपकी डिमांड को मैं कंफर्म करता हूँ। वेदर इट इज अ फिट केस टू द हाई कोर्ट, whether it is a fit case to the high court। क्या ये लीगल इश्यू है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। रिपीट प्लीज। मैंने बोला कि मेरे पास, तू मेरे डेटा 2A में नहीं आ रहा, मेरी ऑर्डर पास हो गई। मैं अपील में गया कि साहब मेरे पास तो इनवॉइसेस हैं वगैरह वगैरह, मैंने पेमेंट करी हुई है। जीएसटी एटी में गया, जीएसटी एटी ने बोला दिखाओ इनवॉइसेस दिखाओ। तो पता लगा एक मिस्टर श्री बालाजी का 10 इनवॉइस में से 5 इनवॉइस नहीं है। वेदर इट इज ए फिट केस, और जीएसटी एटी ने उसकी डिमांड को कंफर्म कर दिया, वेदर इट इज ए फिट केस टू अपील इन द हाई कोर्ट। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। आपके पास इनवॉइस नहीं है, आपने पेमेंट नहीं करी, आपका डेटा 2A में नहीं आ रहा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा और जीएसटी एटी के ठप्पा लगा के देगा कि हाँ इट्स अ फिट केस टू द हाई कोर्ट, देन योर एप्लीकेशन कैन बी मूव टू द हाई कोर्ट ओनली, अदरवाइज नॉट। फिर आपको विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन
जो भी आपकी डिमांड कंफर्म हुई है वो आपको पे करनी पड़ेगी, नहीं तो रिकवरी विल बी इनिशिएटेड। आप हाई कोर्ट जा सकते हो, रेट फाइल कर सकते हो कि सर मुझे इसके अगेंस्ट में रिलीफ दी जाए, मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट बना दी जाए ताकि मैं अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर सकूं। सो अपील टू द हाई कोर्ट ओनली इन द केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन द 180 डेज ऑफ द GST/AT ऑर्डर। सो टाइम लाइनिंग अगेन इंपॉर्टेंट आ रही है, यहाँ पे 180 दिन का टाइम आ रहा है, 180 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी है हाई कोर्ट में। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आपको मैं बता चुका हूं, और अर्जेंट मैटर के केसेस में आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट डे मूव हो सकती है। डॉक्यूमेंट की सबमिशन रिक्वायरमेंट क्या है? एवरी अपील और प्लीडिंग मस्ट बी साइंड वेरीफाइड बाय द पार्टी और द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए GST/AT के अंदर वो मैंडेटरी है, आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश के अंदर ही होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने तमिल के अंदर या बंगाली के अंदर आपने या मराठी के अंदर आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, पर आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ेगा और जॉइंटली उसके साथ सबमिशन उसकी देनी पड़ेगी और सर्टिफाइड कॉपी के साथ देनी पड़ेगी। All documents should be legible, page, index, tag for the proper reference, proper number. Any person representing a party must submit a verified authorization letter or the वकालतनामा। वकालतनामा का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही आपको अथॉरिटी लेटर बनाना पड़ेगा और उसी फॉर्मेट में ही आपको अपनी एप्लीकेशन को मूव करना पड़ेगा। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट: power to decide on any other ground after giving effect to the party opportunity to be heard। न्यू ग्राउंड की लिमिटेशन है, पार्टी कैन नॉट रेज न्यू ग्राउंड नॉट मेंशन द अपील विदाउट ट्राइब्यूनल की परमिशन के बिना आप अपनी न्यू ग्राउंड्स भी दे नहीं सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। रीजॉइंटर का इसके अंदर प्रोविजन है एडिशनल फैक्ट्स के लिए। और रजिस्ट्रार कैन एक्सेप्ट द डिफेक्टिव अपील बाय गिविंग टाइम फॉर द रेक्टिफिकेशन, मैक्सिमम 30 डेज का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। हाँ, जो मैं आपको वकालतनामा कह रहा था उसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 4। APL 4 अलग है, वो ऑर्डर इन अपील है। APL 5 अपील टू द GST/AT है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन का एक अलग फॉर्मेट है जो APL 06 कहता है। आपको इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का GST/AT फॉर्म नंबर 1 फाइल करना है। मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस जिसको हम वकालतनामा और ऑथराइज लेटर बोलते हैं, उसको फॉर्म 04 के अंदर आपको अपने एप्लीकेशन को मूव करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको देना। और जो भी एप्लीकेशन होगी और फाइलिंग फीस होगी आपको वो ऑनलाइन फाइल करनी होगी। ऑल अपील एप्लीकेशन responses communication must be filed, processed and managed through the GST online portal only. Electronic submission of the document including the supporting evidence and the attachment. Serving notice, replies or any other procedure communication through the digital channel only. Hybrid hearing can be possible. Hearing may be conducted in the physical mode or in the electronic mode with the prior approval of the president. Hearing का procedure: Registrar prepare the next day cause list with the full detail for display on the notice board और the portal पे आ जाएगा भैया कल किसका cause लगा है। Cases follow prioritize order pronouncement clarification और the admission। अर्जेंट मैटर हैंडलिंग की जाएगी, अर्जेंट मैटर फाइल्ड बिफोर नून, ये मैंने आपको बता दिया था अभी 12 बजे से पहले। इट टू बी लिस्टेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे इफ कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। सो GST/AT का जो रूल्स है एस्टेब्लिश करता है एक स्ट्रक्चर अप्रोच टू द केस मैनेजमेंट, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। कॉज लिस्ट में इंक्लूड क्या क्या होगा? केस का टाइटल होगा, पार्टी का नाम होगा, रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जैसे हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर देखते हैं। और क्लियर उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। एक्सेप्शन के केसेस में अगर जब फाइलिंग 12 बजे से पहले होगी और 3 बजे के, और मतलब अगर फाइलिंग आपकी 12 बजे और 3 बजे के बीच में होगी, देन इट मे बी लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग डे विद द स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। बट जहां आप 12 बजे से पहले कर देते हो वो आपके अर्जेंट मैटर पे आपकी लिस्टिंग पॉसिबल है उस केस में। ऑन द शेड्यूल डे, जिस दिन आपकी हियरिंग होगी उस दिन सबसे पहले हर्ड किसको सुना जाएगा? एपेलेंट को। एपेलेंट पहले अपना केस को
जाएगा। रेस्पोंडेंट नेक्स्ट हर्ड किया जाएगा अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फैक्टरी मानती है। फिर एपेलेंट का रिप्लाई सुना जाएगा, इज एंटाइटल टू रिप्लाई टू द रेस्पोंडेंट आर्ग्यूमेंट, देन ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा। हेल्डिंग पार्टी एब्सेंस, पार्टी नहीं आई। अगर एपेलेंट एब्सेंस होगा तो हाँ जी, अब आपसे पूछते हैं, आपका हाईकोर्ट में मैटर लग गया, कॉज लिस्ट आ गई, हाईकोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, क्या होगा? एनीवन? अरे हियरिंग के दिन एपेलेंट प्रेजेंट ही नहीं हुआ। पहले हम बात करते हैं एपेलेंट की। एपेलेंट का जो ऑथराइज पर्सन है वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, रेस्पोंडेंट को सुन लिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है भैया, एपेलेंट ही नहीं आया, जिसने अपील फाइल करी है, फीस पे करी है, उसी की डिमांड है। यस यस यस, बिल्कुल यही बातें हैं। इफ द एपेलेंट अपीयर नहीं हुआ तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उस अपील को डिसमिस कर देगा और डिसाइडेड करेगा मेरिट के बेसिस पे। लेटर जस्टिफिकेशन अगर मिलती है तो डिसमिसल में बी सेट असाइड एंड द अपील में बी रीस्टोर्ड। This provision ensures that cases progress even the appellant fails to appear while providing recourse for the genuine reason for the absence। अगर दे सकता है तो आपको दोबारा सुना जाएगा। रेस्पोंडेंट की एब्सेंस अगर होगी तो क्या एक्सपार्टे किया जाएगा? If the respondent fails to appear, then the tribunal may proceed ex parte and decide the appeal based on the available submission by the appellant. Party cannot introduce new evidence unless the tribunal की permission मिलेगी, it finds it essential, or if the prior authority does not allow the ट्रिब्यूनल पर है जुगनू to present the evidence. Tribunal may direct that such evidence be produced before it or any other authority maintaining the procedural fairness। तो बहुत ही एक डिसिप्लिन और पंक्चुअल मैनर में ये चीजें चलेंगी। एफिडेविट ली जाएगी। द ट्राइब्यूनल में एक्सेप्ट द एफिडेविट एज द एविडेंस एंड परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इफ नेसेसरी फॉर द फेयर एडजुडिकेशन। Witness are administered as an oath on affirmation to speak the truth in the prescribed format, invoking the truthfulness. The tribunal has the discretion to examine the witness privately in camera if deemed necessary for the sensitive matters के cases। 30 days के अंदर आपको order must be pronounced within 30 days of the final hearing excluding the holidays। 100% डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, साइन डेटेड सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, पोर्टल पे दिया जाएगा। और the GST-80 rules provide clear guidelines on the order finalization. If the order is reserved, the day of the final order will be the date on which the order is pronounced. If the dictated, the date of dictation will be the date of the final order. In cases where gist of the decision is pronounced without the detailed order, the last paragraph shall specify the date of the pronouncement. So this is the overall scenario of the GST-80 appellate rules coming into force with effect from 24th of April 2025। Although जब GST-80 ऑपरेशनल होगा, इफेक्टिव होगा, जब प्रेसिडेंट एंटर करेगा ऑफिस में, उस तारीख से मैं अपनी 3 महीने काउंट करूंगा फॉर द फाइलिंग ऑफ द अपील। ओवर टू दी ऑर्गेनाइजर, अगर किसी की कोई क्वेरी हो। किसी किसी सदस्य साथी की जो भी क्वेरी हो तो प्लीज हैंड रेज कर ले। यस सर, संजय सर। प्रवीण जी, मेरी क्वेरी ये है कि सपोज दैट कोई फर्स्ट अपील टाइम बारिंग की वजह से फाइल नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या उसे ट्रिब्यूनल में मूव करने के लिए पहले फाइल करनी होगी फर्स्ट अपील, या डायरेक्ट जा सकता है 20% पे करके? ड्यूरिंग टाइम बारिंग सपोज दैट उसको लेट उसने पोर्टल पर देखा ऑर्डर,
बहुत से एक लोग। एक मिनट एक मिनट से एक बार रिपीट कर देंगे एक बार अगेन। सर मेरा ये कहना है, सपोज जैसे कोई कोरोना पीरियड में किसी के कोई ऑर्डर कर दिया जो उसने नहीं देखा, ठीक कोई है। 20 दिन निकल गई, उसने अपनी फाइल नहीं करी फर्स्ट ठीक है अपील, सर। ठीक है वो चाहता है कि ट्रिब्यूनल में अपने उस केस को ले जाए, नहीं जा सर, सकता? देयर इज अ प्रोसेस, बेबी बेबी स्टेप चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको फर्स्ट अपीलेट पे जाना पड़ेगा। जब फर्स्ट अपीलेट आपकी डिमांड को कंफर्म, एनल और रिमांडेड बैक करेगा, तभी आप सेकंड अपीलेट पे आओगे, तभी आप हाई कोर्ट जाओगे, तभी आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जाओगे। दिस इज द प्रोसेस। बिल्कुल सही है। अगर आपका ऑर्डर पास है, आपका अपील का टाइम पीरियड निकल गया, जी। so there is an option left practically, file and writ in the high court in order to allow the appeal and request to the bench to give us some time to file an appeal within the certain prescribed time period. ओके, यानी वो रेमेडी हमें हाई कोर्ट से ही लानी पड़ेगी थ्रू फाइलिंग High रेट। court. High court only. We are allowing in the Delhi High Court, and the honorable judge in the Delhi High Court is permitting and giving 30 days time period from the date of passing of the order. हाँ जी सर। शिव एनीवन? गोपाल सर। शिव गोपाल सर का क्वेरी है सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। जी Yes, सर। sir. Sir, very query, how many adjournment can be solved from tribunal within prescribed time? एडजर्नमेंट के केसेस में अभी हाई कोर्ट में कितनी एडजर्नमेंट ले सकते हो? मेरा काउंटर क्वेश्चन है। सर वहां पे तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एडजॉर्नमेंट दी जा सकती है, जैसे कि इलनेस पे ली जा सकती है। देखिए, अगर रूल्स में अभी प्रिस्क्राइब कुछ नहीं है, ऑल तो प्रैक्टिकली अब देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, इलनेस है, मेडिकल प्रॉब्लम है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की है या टैक्स पेयर की है, या मुझे मेरे अब सप्लायर से एफिडेविट आना है, वो पेंडिंग है, कृपया करके मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दो। सो मे बी मेरे हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द जज टू प्रोसीड एंड टेक द एक्शन। अगर वो हो सकता है उसी टाइम एक्शन ले ले, उसी टाइम डिमांड को कंफर्म कर दे, हो सकता है कि आपको टाइम लिमिट दे दे। ये सब जज की मूड के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ ही और शी विल प्रोसीड इन दैट पर्टिकुलर केस। शैलजा मैम। सर नमस्कार। सर नमस्ते जो मैम। हम लोगों की अपीलें खारिज हुई हैं, मतलब सर प्राइमा फेसी ग्राउंड पे कि डिले के ग्राउंड पर, क्या हम उसमें ट्रिब्यूनल जा सकते हैं? डिले कितना मैडम? 4 महीने के बाद। सर वो तो याद नहीं, लेकिन 2-3 अपीलें मेरी ऐसी हैं जो डिले के पॉइंट पर अगर आपने तीन खारिज महीने के हुई। अंदर अपील फाइल करी है, रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। 3 महीने प्लस 1 महीने कॉन्डोनेशन के अंदर अपील को रिजेक्शन किया है, तो कॉन्डोनेशन की आपने रीजन भी दिए होंगे, राइट? अगर 3 महीने प्लस 1 महीने के बाद आपकी अपील फाइल है, तो रिजेक्शन प्रोविजन के अंदर जरूरी है, तो उसकी वी कैन राइट? फाइल दैट अपील इन ट्रिब्यूनल। उसका विकल्प एक ही है, आप अपने ऑनरेबल स्टेट के हाई कोर्ट में जाए, रिट ऑफ सेंट्ररी फाइल कीजिए, और उस केसेस में आप अपील के लिए हम तो टाइम ट्रिब्यूनल पीरियड के की लिए वेट कर रहे रिक्वेस्ट थे कि कीजिए। ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्राइब्यूनल में अच्छा एक रिलीफ नहीं, ट्राइब्यूनल में रिलीफ नहीं मिलेगी। ट्राइब्यूनल में अच्छा रिलीफ एक कैसे अपील मिल हमारी जाएगी? अभी है, वो मेरी तो नहीं थी, मेरी एक पार्टी ने मेरे से करवाई थी, किसी अकाउंटेंट साहब ने। तो हम्म। उन्होंने, उनके वकील अपीयर नहीं हुए, तो नॉन अपीयरेंस पर वो अपील जो है खारिज हो गई। उसमें तो हम जा सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, है उसमें ना? जा नॉन सकते हैं। अपीयरेंस पे जो खारिज हो गई। राइट राइट राइट, उसमें जा सकते हैं। ओके, डिले के थैंक यू केस सर। में नहीं जा सकते। डिले के डिले के केसेस केस में में, नहीं जा सकते। डिले के केसेस में देखिए, आप जाएंगे तो फिर ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? बेटा, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। आप जाइए हाई कोर्ट, जाइए, इट इज अ फिट केस। आप देखिए, हाई कोर्ट बताएगा कि तो भैया, वही हाई होता है ना, कोर्ट क्या बोलेगा? फॉर नहीं, मीगर आप इस अमाउंट पार्टीज आर नॉट, मतलब तैयार नहीं होती कि हाई कोर्ट के लिए जाएं। देखिए, लीगल रेमेडी तो इतनी ही है, अगर नहीं तैयार होती सो इसी उसी की डिमांड है, उसी को पे करना है, राइट मैम? थैंक यू सर, एंड ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नीरज सर।
नीरज सक्सेना जी। जी जी सर। अभी जी। सैलजनी जी ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें ही मेरा एड जोन है अच्छा अच्छा। कि मेरी जो अपील है वो 5 महीने लेट ही थी, जिसकी वजह से फर्स्ट अपीलेंट ने रिजेक्ट कर दी। तो उसी के लिए ट्रिब्यूनल के लिए पूछ रहा था मैं। जा देखिए सकते मेरी हैं बात क्या? बताइए, मैं आपका जज बैठा हूँ, आप वकील साहब हो, ठीक है वकील साहब। मैं एक जज की फॉर्म में आपसे बात कर रहा हूँ। जी। क्या आपने टाइमली अपील फाइल करी है? नहीं। नहीं, ऐसे थोड़ी बोलोगे नहीं। माय लॉर्ड, नो, आई हैव नॉट फाइल एन अपील विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। सो क्या मैं आपको उसका बेनिफिट दे दूं? क्या ट्राइब्यूनल के पास पावर है? अभी कुछ बता नहीं सकते सर, मैं बताऊं? हाँ, अभी तो कुछ बता ही नहीं सकते। अभी तो आना है। क्या आएगा, कैसा आएगा? अब हाई कोर्ट रिलीफ दे रहा है। मैंने भी कहा, यही कहा ना, कि दिल्ली हाई कोर्ट 30 डेज जी का टाइम लिमिट दे रही है, तो हो सकता है कि ट्राइब्यूनल भी आपको रिलीफ दे दे। अब ये सिनेरियो फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या ट्राइब्यूनल उसका रिलीफ देगा या मुझे सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो ट्राइब्यूनल बना नहीं है ना सर। आपको जी अर्ली रिलीफ चाहिए तो हाई कोर्ट से अलाउ करके 30 दिन में आप अपील फाइल करके सेटल करा लीजिए केसेस। जी। आप ट्राइब्यूनल का क्यों वेट कर रहे हो? ऑल्थो ठीक। रिकवरी तो स्टे है, बट 10% आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करके अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिस में फाइल करना पड़ेगा। सर एज पर सर्कुलर नंबर 224 आप नोट कर लेना। अगर किसी का ऑर्डर पास है तो 10% और अमाउंट आपको पे करके आपको अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिस में लेटर सबमिट कराना पड़ेगा कि मैं ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन को मूव करूंगा। जब ट्राइब्यूनल फंक्शन होगा, कृपया करके मेरी रिकवरी को स्टे करा दीजिए। ठीक है। जी। रुपिंदर सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। प्रवीण सर, एक इशू आ गया, ये आया इशू कि इन इन वन ऑफ केस क्या हुआ कि ऑडिट हुआ हम्म। जीएसटी का, हम्म। मल्टीपल ईयर का। तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, शोकाज कर दिया, शोकाज कर दिया ऑडिट टीम विंग ने बाद में, हम्म। वो हम्म। एफएआर होने के बाद। तो हमने वहां पर जर्मन रिप्लाई थोड़ा बहुत डाला, ठीक है जी, जर्मन डाली थी। इन द हम्म। मीन टाइम वो एक जाओ से भी ऑडिट नोटिस आता रहा, मैनुअल। हम्म। ठीक है हम्म। जी, हमने वहां पर भी एक बार मेल में डाल दिया पैरेलली कि डेट दे दो, ये दे दो। ठीक है जी। हम्म। पर जो शो का DRC 01 था वो हुआ हुआ ऑनलाइन इशू। ठीक है जी, जहां पर मैं रिप्लाई डाल रहा था, जो हमारा प्रैक्टिकल प्रोसीजर चल रहा था, ये सेंटर का केस है, स्टेट हम्म। गवर्नमेंट वाला नहीं। तो मैं वहां पर रिप्लाई, मैंने जैसे रिप्लाई डालता गया अपने बाद में, तो जब मुझे बाद में पता लगा कि जैसे मैंने रिप्लाई एक 12 तारीख को डाला, कुछ एक 15 तारीख को डाला, पर 13 तारीख को उन्होंने जो मैनुअल ऑर्डर पास कर दिए, जो रेंज में, डिवीजन में। ठीक है जी, वो भी हमें नहीं पता लगा। वो उन्होंने 13 जैसे मार्च को ऑर्डर पास किया, और 13 मई को लगा लो आपने, उन्होंने अपलोड किया 2 महीने बाद। वो भी कहाँ कर दिया, नोटिस एंड ऑर्डर में। ठीक है जी, मेल आईडी भी पार्टी की है, सारा कुछ पार्टी का था, उनको उनको भी नहीं पता लगा। उसके बाद जब पर DRC 01 अभी भी एक्टिव था। बाई चांस मैं रूटीन में चेक करता था DRC 01, जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ती थी। तो मैंने DRC 01 में मान लीजिए फेब में मैंने एक मेल डाली कि भाई आपका टाइम बार हो रहा है, आप मुझे अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड जरूर देना, क्योंकि 17-18 टाइम बार हो रहा है। तो थोड़े दिनों बाद एक रिकवरी ऑफिसर पार्टी के पास आ गया, लेके नोटिस कि आपकी जो डिमांड है, ऐसा डिमांड है आपकी, हाई डिमांड है ये। तब जब जब हम बैकबोन पे गए, तो वो तो उन्होंने ऑर्डर नोटिस एंड ऑर्डर में डाला था, एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में नहीं डाला। तो DRC 01 आज तक एक्टिव है। आज मैं रिप्लाई डालूं, उसमें रिप्लाई भी डलेगा। पहले वहां पर मुझे फिर रिस्पॉन्स क्या नहीं इश्यू आया। आ रहा है? मैं बताता हूँ ना इशू क्या हुआ। अब समझो कि वो ऑर्डर, वो कहते हैं कि आपका ऑर्डर तो 2 साल पहले हो गया, 1.5 साल 3 साल पहले, 2 साल, 1 साल या डेढ़, चलो 1 साल लगा लो, 1 साल पहले हो गया ऑर्डर। ठीक है जी। अब रिकवरी ऑफिसर आया तो हमने एक लेटर दे दी कि हमें तो ऑर्डर दो आप। हमें तो ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर पर लिख देते हैं कि हमें रजिस्टर्ड एडी की है, वो भी नहीं पहुंची कभी। तो हमें तो ऑर्डर दो। उन्होंने लिख के लेटर पर दे दिया कि ये ऑर्डर हमने आपको पहले अपलोड तो किया हुआ हाई है। जब कोर्ट ले हमने, जाओ ना सर, और कोई एजुकेशन का प्रोसेस नहीं ही नहीं नहीं, है। मैं अब बात तो समझ, एक एक सुनिए, हम्म। एक हमने हाई कोर्ट, चलो हाई कोर्ट तो एक प्रोसेस है ही है कि हमें कंडोनेशन, जा हमने CIT अपील में नहीं गए, हमने रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी, क्योंकि उसमें एक हम्म। ऐसा मैटर है कि जो डायरेक्टर गारंटी वाला इशू आया था,
उस मैटर पर उन्होंने मेजर पॉइंट वही है, उस पॉइंट पर उन्होंने रिलीफ नहीं दिया जिसका सर्कुलर भी आ चुका था गवर्नमेंट के पास। चलो हमने रेक्टिफिकेशन का डाल दिया है। वो रेक्टिफिकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है, हालांकि वो भी डिले में है, तो और बात है। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसके अगेंस्ट अगर मैं सीआईटी अपील में जाना चाहता हूँ तो मुझे पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सीआईटी कहते सॉरी अपील में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। बिल्कुल कराना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट सर, रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर, हम्म। रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर पे। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहाँ जाओगे? अपील में जाओगे ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अपील में जाओगे तो 10% डिस्प्यूट तो पे करके जाना ही पड़ेगा ना। रेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट भी कराना ही पड़ेगा। और सर अपील में जाओगे तो कराना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ। हाई कोर्ट में तो नहीं जरूरत मुझे पता, पर एक हाई और कोर्ट सर में तो इसमें, हाँ। एक हाँ। इसमें इशू ये है कि इसमें जैसे आरसीएम है वो फिर कैश लेजर से ही जमा होगा। हम्म। आरसीएम है, हम्म। उसकी जो प्री डिपॉजिट है कैश लेजर से ही जमा होगी। आरसीएम तो कैसे होगी? प्री डिपॉजिट भी कैश से ही होगा फिर उसका, हम्म। उसकी आईटीसी से तो नहीं हो सकता। ऐसे ही हम्म। पेनल्टी वाले जो केस है, ओनली पेनल्टी वाले ऑर्डर, उसमें भी हम्म। कैश से ही जमा होगी। कैश और क्रेडिट। पेनल्टी के केस में क्रेडिट से जा सकती है, ओनली पेनल्टी। तो पेनल्टी का तो क्रेडिट लेजर में बैलेंस होगा नहीं, तो कैश से करानी पड़ेगी। कैश ही बट कराना टैक्स के पड़ेगा। पर टैक्स के अमाउंट में तो क्रेडिट का टैक्स की पैसा हो तो सकता है। टैक्स की तो है क्रेडिट ना? से। ठीक है, रेक्टिफिकेशन के केस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हमें प्री डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। दिनेश सर अपनी क्वेरी रखें, अनम्यूट कीजिए अपने को। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। फर्स्ट अपील के स्टेज पर हम अपीयर नहीं हुए, इस पार्टी हम्म। ऑर्डर प्रोसीड किया एडिशनल कमिश्नर ने। हम्म। उनका ये कहना है कि आप उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा आपकी जो क्लेम है 2A में, 2A और 2B की मिसमैच था जिसके अगेंस्ट हम्म। हम अपील में गए थे। तो हम्म। वो 2A का डॉक्यूमेंट हम सबमिट नहीं कर पाए। हम्म। तो क्या उसके अगेंस्ट हम फिर एडिशनल अपील को ही जा सकते हैं, फर्स्ट अपील को ही रिवीजन में, ये कहते हुए हमारा ये कहना है कि 2A ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पोर्टल पर मौजूद है, जिससे आप हमारे कथन को एग्जामिन कर सकते हैं। नहीं और नहीं, कथन तो हो गया। जी आपका ऑर्डर पास है, आपने अपील फाइल करी। जी ऑर्डर फाइल ये, तो उसमें सर तो ऐसा आप है। प्रेजेंट नहीं हुए। जी हम प्रेजेंट नहीं हुए, जैसे मान लीजिए 17-18 का ऑर्डर तो है, अब APL 4 पास हो गया या नहीं हुआ? हो गया। तो आप ट्रैवलर में जाना पड़ेगा। नहीं, हम एडिशनल कमिश्नर के अगेंस्ट, APL 04 के अगेंस्ट क्या रिवीजन में जा सकते हैं? हमारा ये कहना है कि APL। ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पोर्टल पर वो चीज मौजूद है जिसके लिए आप इस पार्टी में ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज आपने जो है उपस्थित होकर के नहीं बताई। हाँ कर सकते हैं, रिविजन में जा हमारा सकते हैं। ये कहना है, और हम ये रिविजन में कहते हैं जा कि जो सकते हैं। आपके पोर्टल पर वो है वही हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या हमारा हम्म। एविडेंस है, जो कि हम्म। आपके पोर्टल पर टिल डेट ऑफ ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म। डिपार्टमेंट एडिशनल कमिश्नर का ये कहना है, मेरी वर्बली बात हुई, उनका ये हम्म। कहना है कि नहीं वो पोर्टल विभाग का है, मेरा पोर्टल नहीं, मेरे पोर्टल डिस्प्ले नहीं करता है। ये कहाँ हम्म। से संभव है? हम्म। तो उसी, जब आप एडिशनल कमिश्नर GST हो, ग्रेड 2 हो, जो है अपीलेट को आप काम कर रहे हो, उसी पोर्टल हम्म। से आप एग्जामिन कर सकते हो कि पार्टी ने जो अपने हाँ कर क्लेम सकते हो, रिविजन ही फाइल कर सकते हो ये आप। 2A का प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या सर कि 17-18 के केस में जब इन्होंने SMT 10 या DRC 01 इशू किया, उस पर्टिकुलर डेट को वहां पर 2A में कम डिस्प्ले कर रहा था। हम्म। बाद में जब हमने अपील फाइल किया, अपील फाइल के हियरिंग के समय तक वो 2A में अमाउंट बढ़ गया था। हम्म। हम ये चाहते हैं कि हमारा वो 2A में जो अमाउंट अपीलेट के ऑर्डर की डेट को एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारा सर ये सारे आर्ग्यूमेंट तो आपको ऑफिसर के सामने रिविजनरी बेंच को करने भाई, पड़ेंगे हमारा ना। सर ये कहना था कि रिवीजन में हम जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल रिवीजन वो नहीं जाइए। मानता है, वो कह रहा है नहीं रिवीजन नहीं करेंगे। उस समय क्या करना है हमें, ये हम कंफर्म होना चाहते थे आपसे, और कोई बात नहीं। सर वो तो कहेगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो कहेगा पे कर दो। लड़ना आपको है। अपीलेट अथॉरिटी है वो। अपीलेट अथॉरिटी जो है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में, और फिर अपीलेट अथॉरिटी में अंतर क्या अब रह वो गया? बात, सर जी अब वो बात नहीं रही ना, अब वो जी बात नहीं रही। करना चाहता तो आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर देता।
जी करना चाहता तो आपका मेरिट पे आपका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कर देता। जी। तो हम अब सर ऐसा आप, करें जी, हम सर ऐसा करें कि रिवीजन में हम अप्लाई करें उसको। हाँ रिवीजन में अप्लाई कीजिए, पर वो रिवीजन रिजेक्ट अप्लाई करेगा आपको। करें जब तक कि ट्रिब्यूनल जीएसटी 80 जो है फॉर्म नहीं हो रही है, तब तक हम हाँ रिवीजन में अप्लाई कर दें। अब बाद में करिए करिए। रिवीजन के अगेंस्ट हमको जाना पड़ेगा या APL 04 के अगेंस्ट जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में, इनकेस अगर रिजेक्ट करता है तो। APL 4। APL 4 के अगेंस्ट, ओके फिर थैंक यू। किसी और सदस्य की कोई क्वेरी हो तो प्लीज। पृथ्वी सर सुन रहे हैं? जी सर। परवीन सर के लिए थैंक्स के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी धन्यवाद सर। सभी आदरणीय मित्रों को मेरा प्रणाम। समापन की हमारी उपकाश की 281 वेबिनार में हम सभी के समापन सत्र में स्वागत करते हैं। आज हमारे परम आदरणीय गुरुदेव प्रवीण शर्मा जी ने हमें जो ज्ञान दिया, इसके लिए हम उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। हमारे आदरणीय प्रवीण शर्मा जी हमारे सभी मित्रों की ओर से हमारे वेबिनार के समस्त संगठन जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन MP एवं हमारे सभी अधिवक्ता मित्र जो इस वेबिनार की कड़ी से जुड़े हुए हैं, उन सभी की तरफ से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक आप हमारा आधा आभार व्यक्त करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर, जो आपने आपने जो हमें आज नॉलेज दिया, उसके लिए हृदय से आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच सर। थैंक यू। अब इसके लिए हम आपके लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, वो आप पर कृपा बनाए रखें और आप हमें ऐसे ही ज्ञान से हमेशा सरोवर करते रहें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। समापन के सत्र को हम और पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे स- प्रथम सत्र के वक्ता हमारे आदरणीय मित्र अंकित गर्ग जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद अंकित जी, आप भी हमें ऐसे फैक्ट से हर सप्ताह अवगत कराते हो, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए इस सुंदर सी बेला में हम हमारे शैलेश विश्वकर्मा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद सर आपका। हमारे आदरणीय संजय भटनागर सर जो हमारे वेबिनार में हमारा ज्ञान अर्जन कराते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। समापन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे विश्व वेबिनार के जनक परम आदरणीय हमारे हर्ष शर्मा जी, जिनके अथक परिश्रम से इस ज्ञान की गंगा से हम जुड़े हुए हैं और इस पावन गंगा में पावन स्नान का लाभ ले रहे हैं, उसके लिए हम हमारे सभी की ओर से आदरणीय हर शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे वेबिनार में जुड़े समस्त अधिवक्ता मित्र जिन्होंने आज धैर्यपूर्वक हमारे आदरणीय प्रवीण शर्मा जी को ध्यान से सुना और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करी, सभी का मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सभी मित्रों का को धन्यवाद। समापन के सत्र में हम आगे बढ़ते हुए चाहेंगे, सभी मित्रों से गुजारिश रिक्वेस्ट करेंगे कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू सर। वेबिनार में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। गुड नाइट।